सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं डीएसए का और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सब चीज़ें हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डीएसए होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो है क्या है, बैकबोन है एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की। मतलब अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग तो लोग करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है जो आपका एल्गोरिथम थोड़ा फास्ट चले और टाइम कम ले, स्पेस कम ले, और ये हो कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें आप, मतलब कि उसमें इतनी एक एक चीज को आप देखें कि वो क्यों स्पेस ज्यादा ले, इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग डीएसए पढ़ते हैं और वहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एक वे है, एक तरीका है किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। आप डेटा को उसमें स्टोर करने के लिए या आपने डेटा को कैसे मैनेज करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं कि उसको कैसे किस कहाँ स्टोर करें, किस तरीके से स्टोर करें कि वो ज़्यादा फास्ट काम हो, हमारा सारा काम भी हो जाए और हमारे टाइम भी कम लगे, हमारी स्पेस भी कम इस्तेमाल हो। मतलब टाइम हमारा नहीं, कंप्यूटर का। हमने अपने हिसाब से नहीं देखना कि हम हमारा कोड लिखने में कम टाइम लग रहा है, ये नहीं देखना है हमने। हमने ऐसा कोड लिखना है कि कंप्यूटर को जब वो प्रोसेस करे, उस पर काम करे, तो उसका कम टाइम में वो काम हो जाए, उसको ज़्यादा मेमोरी यूज ना करनी पड़े, उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, क्यों भाई, कंप्यूटर तो इतना फास्ट है, उसको तो उतना ज़्यादा डेटा दे दो, सब दे दो, इतने फास्ट कंप्यूटर अब आ गए, तो हमें क्या ज़रूरत है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की। लेकिन जब हम अभी तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि एक एप्लीकेशन है, जैसे कि उसको 100 लोग यूज कर रहे हैं, 1000 लोग यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आप कुछ भी बना दो वो चल जाएगा। कंप्यूटर में इतनी पावर होती है कि इतने लोगों को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन का स्केल बढ़ता है, वो मिलियन में जाता है, बिलियन में जाता है, मतलब लैख से ऊपर करोड़ तक जाते हैं, करोड़ लोग आपकी एक एप्लीकेशन को एट अ टाइम यूज कर रहे होते हैं एक साथ। तो जो आपको कॉस्ट पड़ती है, जो आपके सर्वर्स पे लोड पड़ता है, तो जो लोड होता है, अगर आप उसमें ज़रा सी कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो एप्लीकेशन चल रही है, तो उसमें लोड पड़ रहा है ना, क्योंकि सर्वर पे आपके लोड पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका सर्वर होगा, वो एप्लीकेशन से कॉल करेंगे, आपकी एपीआई कॉल करेंगे, तो वो सर्वर से आपसे डेटा लेंगे, फिर डेटा वो सर्वर सब मैनेज कर रहा होगा आपका। तो वो 1000 करोड़ लोगों को एक साथ सर्व कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर लोड पड़ता है बहुत। तो क्या होता है, इसी वजह से हम लोग देखते हैं हमारी वेबसाइट्स, एप्लीकेशन डाउन हो जाती है जब ज़्यादा लोग एक साथ यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये क्यों होती है, ये इसी वजह से होती है, या हमने मैनेजमेंट सही नहीं किया, या फिर हमारा सर्वर में इतनी जगह नहीं थी कि वो इतना लोड उठा सके, या आपकी एप्लीकेशन इतना ज़्यादा लोड ले रही थी कि वो कम लोगों में ही उस सर्वर डाउन हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना होता है। तो इसी वजह से ये डेटा स्ट्रक्चर को ये हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें प्रोग्रामिंग अच्छी होती है। एक तो हमें लॉजिक इम्प्रूव होती है, लॉजिक हमारी बहुत अच्छी हो जाती है कि हम लोग कोई भी कोड अच्छे से लिख लेते हैं और ऑप्टिमाइज़ तरीके से लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एक बंदे ने डीएसए पढ़ा हुआ है, एक बंदे ने डीएसए नहीं पढ़ा हुआ है, तो दोनों जब कोड कर लिखेंगे, तो बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब आपको फ़र्क शायद नज़र इतना नहीं आए, लेकिन जब कंप्यूटर में जब चल रहा होगा ना वो कोड, तब बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि वो जो कोड होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, वो ऐसे मैनेज डेटा को मैनेज ही नहीं कर रहा होगा, वो बस ऐसे-ऐसे डेटा बना-बना के, वेरिएबल्स बना-बना के काम कर रहा होगा। उसने कोई चीज़ देखी नहीं कि ये कैसे मैनेज हो रहा है, इसको ऐसे ही करते तो ये इम्प्रूव हो जाता, इससे ये टाइम इम्प्रूव हो जाता, ये चीज़ इम्प्रूव हो जाती। वो सोचा ही नहीं उसने, वो उसने बस कर दिया, काम चलाने वाला काम कर दिया। तो ये जो होता है ना, तो क्या होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो एप्लीकेशन वो जो होता है वो लार्ज स्केल पे नहीं जा पाती। फिर वो एक टाइम आता है स्टॉप हो जाती है, मतलब कि वो डाउन होना शुरू हो जाती है, तो उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, फिर दूसरा इंजीनियर बुलाना पड़ता है, बड़े मसले होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसीलिए डीएसए बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे अपने करियर को आगे लेके जाना है, वरना आप करियर एक जगह स्टॉप हो जाता है। क्योंकि ये जो ना फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये डेटा स्ट्रक्चर्स, ये आपकी पूरी डिग्री की, आपके पूरे करियर की फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आपने इनको ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना, तो इससे ये होता है आप आगे चीज़ें पढ़ तो लोगे, आप पढ़ लेते हो, आप वेब डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हो, आप फ्रेमवर्क्स पढ़ लोगे, जेंगो पढ़ लोगे, हर चीज़ पढ़ लोगे। लेकिन आपकी फाउंडेशन में ना मसला रहेगा, आप कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसी कोई आप फँस गए, आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे फिर। क्योंकि वहाँ पे आप जब कंपनी में जाते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको उनका साथ देंगे और
आप ऐसा काम करके देंगे कि वो चलता रहेगा, वो कभी खराब नहीं होगा, मसला नहीं होगा उनको। तो इस वजह से ये चीज़ है ना, फिर आपको बाद में तंग करती है, फिर लोग बाद में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनको जॉब करनी होती है, टाइम ही नहीं मिलता उनको, उनकी 8 आवर्स की और जॉब होती है, फिर उनको और काम भी होते हैं, फैमिली होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो टाइम नहीं मिलता, तो वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो ये चीज़ है, तो इसको हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम ये हमें पता है आपको पढ़ना क्यों है, जैसे मैंने बताया आपको एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, अच्छी होंगी। एसेंशियल फॉर कोडिंग इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज में इसी के ही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्यों पूछे जाते हैं? हालांकि ये कोर्स तो बहुत पुराना है, इस कोर्स को तकरीबन ये समझे 50 साल पुराना कोर्स है, 40 से 50 साल, कोई अभी का नहीं है ये। लेकिन अभी भी ये पढ़ते हैं लोग, अभी भी इस पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो कंपनीज है ना, वो चाह रही होती है कि आप अगर ये पढ़ा हुआ है ना आपने, बाकी चीजें अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब ये पढ़ लिया तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब आपको कोई भी वो चीज़ पढ़ाते हैं ना, अगर आपको वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि वहाँ कंपनी में ट्रेनिंग भी होती है, 7 डेज 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, उनके कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस पर वो ट्रेन करवा देते हैं। तो वो ट्रेनिंग आप बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेते हो, क्योंकि वो आपने आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। आप फ़ौरन से एडॉप्ट करते हो, फ़ौरन से वहाँ काम शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता ना, तो आपको वो चीज़ें भी समझ नहीं आती। वो बोलती है कंपनी कि हम इस पे खर्च भी कर देंगे ना अगर, तो फ़ायदा नहीं है। ये हमें प्रोडक्टिव काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेन चीज़, क्योंकि फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है। तो कहाँ से एक बिल्डिंग है, अगर उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं हो, तो बिल्डिंग तो आप खड़ी नहीं कर सकते हो ना ऊपर। तो इस वजह से वो कहते हैं, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ इन चीज़ों पे नहीं करते इंटरव्यूज़ में, और ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इम्प्रूव्स कोडिंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, ताकि कोडिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कंप्यूटर की जो आपकी कोड है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है उसकी। मतलब तेज काम करता है और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है उसकी, अगर आपने उसको ठीक से डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इनकी टाइप्स कौन-कौन सी है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स, अब उनकी कुछ टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? A data structure consisting of a collection of elements, values or variables of same memory size, each identified by at least one unique index। मतलब क्या है कि एक डेटा स्ट्रक्चर, एरेज जो है आपने पढ़ा होगा, एरेज अगर थोड़ा बहुत भी कोडिंग की है तो एरेज कौन आ जाता है, अगर नहीं भी देखिए कोई मसला नहीं है। तो अगर वहां देखें तो वो क्या है, वैल्यूज और वेरिएबल्स के कलेक्शन को कहते हैं एरेज, तो सेम मेमोरी साइज के होते हैं। ईच आइडेंटिफाइड बाय एटलीस्ट वन यूनिक इंडेक्स, तो हर किसी का एक यूनिक इंडेक्स होता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि राइट, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ना है, तो जैसे कि रेस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कैंपस प्लेसमेंट्स और ए ग्रेड कंपनीज प्लेसमेंट के लिए भी हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, अभी एरेस के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो एरेस क्या है, अबाउट एरेस पहले तो हम देखेंगे एरेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, हमें एरेस को यूज कब करना है उसके बारे में देखेंगे, और कन्वेंशनल अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक कन्वेंशनल अप्रोच क्या थी सॉल्व करने की प्रॉब्लम को, अब ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है वो थोड़ा देखेंगे, कंक्लूजन करेंगे और एरे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अबाउट एरेस, एरेस इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। एरे क्या है? एक लीनियर कलेक्शन है किसका? सिमिलर एलिमेंट्स का, एक जैसे एलिमेंट्स का लीनियर कलेक्शन। अभी लीनियर कलेक्शन का क्या मकसद है इसको जरा देखते हैं। ऑलराइट, ओके। तो अगर जैसे कि आप देखते हैं एक है वेरिएबल, अब देखें अगर जैसे ज़्यादातर यहाँ पे सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से, तो हम ज़्यादातर सी प्लस प्लस में ही देखेंगे, अगर पाइथन वाले भी तो कोई मसला नहीं है, फिर हम उसको पाइथन का कोड भी शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं वेरिएबल, तो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है जो है कि हमारा वेरिएबल है। ऑलराइट, अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर कि अब वेरिएबल है, अब उसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने एक वैल्यू रख दी उसमें 5, ठीक है। अब ये एक ए वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू रख दी 7, ये भी एक बॉक्स बना दिया, ये बी वेरिएबल हो गया। और एक और वेरिएबल बना दिया जैसे कि ये है 22, अब ये है सी के नाम से। अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मेरे खत्म हो जाएंगे जेड तक, फिर क्या होगा, फिर मैं क्या नाम रखना शुरू करूँगा, फिर मैं ऐसा कुछ नाम रख दूँगा, ए बी रख दूँगा, जैसे कि 29,
ये मैंने रख दी वैल्यू, उसका नाम मैंने रख दिया ए बी, ठीक है। और एक तरीके से एक और वेरिएबल बना लिया, इसका मैंने नाम रख दिया कुछ 55 है उसके अंदर वैल्यू, और ये मैंने वैल्यू रख दी, उसका नाम रख दिया मैंने बी बी रख दिया, ठीक है। अब कितने नाम रखूँ, अब जब मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी होगी, अब मैं बोलूंगा मुझे 6th वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अब मुझे नहीं पता होगा कि उस वेरिएबल का नाम क्या था, मैं याद तो नहीं रख सकता ना कितने नाम, कितने वेरिएबल्स होंगे, तो सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इस वजह से इस मसले को हल निकालने के लिए एरे वजूद में आया, क्योंकि एरे ये करता है कि वो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को लाइन से अरेंज कर देता है। तो आपको जरूरत नहीं है हर वेरिएबल का नाम याद रखने की, जैसे उसका इंडेक्स आपको पता हो तो आप नंबर उसका पता हो कि कौन सी पोजीशन पर है वो, आप उसको एक्सेस कर लोगे। अब वो एक्सेस कैसे करता है उसको देखते हैं। जैसे कि अब मैं एरे बनाऊंगा तो एरे में क्या होगा, इन सबको एक साथ लिख दूंगा, ये अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे, अलग अलग ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स। अब इनको हम एक साथ एक एरे में रखेंगे, तो क्या होगा, एक हम ऐसे रखेंगे, एक 5 आया, 7 आ गया, 22 आ गया, और 29 आया, और ये आ गया 55, ठीक है। ये 5 वेरिएबल्स आ गए, तो ये एक अरेंजमेंट में आ गए, एक लाइन में आ गए। अभी अलग अलग वेरिएबल थे ना, तो ये हमारे कंप्यूटर में होती है एक मेमोरी, रैम होती है, ठीक है, एक बड़ी सी रैम है समझे। अब इसमें है ना ये वेरिएबल अलग अलग जगह जगह पड़े होते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे पड़ा हुआ है, बी यहाँ पड़ा हुआ है, सी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनकी कोई अरेंजमेंट, यूनिक अरेंजमेंट नहीं है, आपको सिर्फ उसके नाम से पता होना चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वरना एक्सेस ही नहीं कर सकते उसको अगर उसका नाम नहीं पता आपको। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये ऐसे अलग अलग जगह पे पड़े होते हैं। लेकिन जब एरे बनाते हैं ना तो उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है वो देखते हैं। तो मैं इसको जरा सा ओके, तो अब एरे जो होता है ना उसमें क्या होता है, जब मेमोरी ब्लॉक्स का जो अरेंजमेंट होता है ना वो कुछ यूं हो जाता है, एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन से मेमोरी सेल्स में वैल्यूज आ जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे आया सबसे पहले 5, 7, 22, 29 और 55। चलो एक और बना लेते हैं 57। अब क्या हुआ, ये एक अरेंजमेंट में आ गए। अब क्या होगा, ये अरेंजमेंट में कैसे आते हैं कि एक लाइन से आ जाते हैं, आपकी जो मेमोरी स्पेस में जो जगह है ना ये एक लाइन से देते हैं। तो क्या होगा, अब ये जो है फर्स्ट वाला है तो इसका इंडेक्स जो है अगर 0 है, अब 0 से इंडेक्स क्यों स्टार्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये कुछ मैंने इंडेक्सेस दे दिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो है 0 इंडेक्स पे 5 पर है, 1 पे 7 और 2 पे 22। तो ये क्या हुआ, लाइन से मेमोरी सेल्स बने हुए, मतलब देखें मेमोरी है ये, जैसे कि पूरी मेमोरी है। अब इसमें जो स्पेस दी गई है ना, ये वाला ब्लॉक है तो इसके साथ ही दूसरा ब्लॉक आ गया है, इसके साथ ही तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। तो अगर आपको फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू पता होती है, उसका एड्रेस पता होता है, तो आप आगे वालों को खुद से एक्सेस कर लेते हो। तो क्या होता है, अगर इस एरे का नाम अगर ए है, अगर हम इसका नाम ARR रख लेते हैं, ठीक है, ARR एरे का नाम है, तो क्या होगा, जब ARR मैं लिखूंगा, ARR सिर्फ नाम लिखूंगा तो कौन किसको एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करेगा। अब मैं बोलूंगा ARR+1 तो इसको एक्सेस करेगा, +2 इसको एक्सेस करेगा, +3 इसको एक्सेस करेगा। तो किस तरीके से चल रहा होता है ये इस तरीके, तभी हम जो एरे में एक्सेस करते हैं ना एलिमेंट्स को ऐसे करते हैं। अब क्या होता है, ए है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका कुछ एड्रेस होगा, मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा, जाहिर सी बात है मेमोरी में है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा। तो इसका एड्रेस है 1000 फर्ज करें, इसका एड्रेस क्या होगा, 1001 नहीं होगा इसका एड्रेस, इसका होगा 1004। क्यों, वो भी हम देखते हैं। और 1008, तो ये लाइन से अरेंज हो जाते हैं। अब ये लाइन से क्यों अरेंज हो जाते हैं, अब देखें इसको, ये आ गए 1016 और ये 1020। तो इनका एड्रेस 1 2 3 4 क्यों नहीं है, इस तरीके से चार चार के गैप से क्यों चल रहे हैं ये लोग, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका एक इंटीजर जो होता है ना वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। एक इंटीजर है, ये एक ब्लॉक है, कितनी जगह लेता है, 4 बाइट्स। अब जब 4 बाइट्स की जगह ले रहा है तो एक एड्रेस है ना एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 1000 है एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर, इधर एक बाइट है 1000। तो 1001, 1002, 1003 इन चार जगह को किसने ले लिया, 5 ने ले लिया, इस 5 ने चार जगह को ले लिया, मतलब 4 बाइट्स ली ना, तो वो 4 एड्रेसेस की जगह को इसने अपने अंदर रख लिया। तो मतलब ये 5 4 बाइट्स में आ रहा है, क्योंकि एक इंटीजर 32 बिट का होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। और इस तरीके से हमारे क्या यहाँ पर
तो 4 बाइट्स होती है तो 32 बिट हो जाती है। तो 32 बिट हो जाती है तो ये 4 जो होते हैं हमारे एक साथ जब अरेंज आते हैं, 4 बाइट्स लेते हैं तो ये 32 बिट्स पे हमारा एक इंटीजर आता है, क्योंकि उसका एड्रेस, उसका जो बाइनरी कोड होता है वो बड़ा बनता है। वो 5 है, अब उसका बाइनरी कोड 32 बिट तक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर जरूरी नहीं है यहीं तक हो, आगे तक जाती है ना, काउंटिंग तो बहुत आगे तक जा सकती है। ये आप 5 की जगह पर 1 करोड़ भी हो सकता था, 10 करोड़ भी हो सकता था। तो उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमें करने के लिए बहुत ज्यादा बाइनरी नंबर चाहिए होते हैं, 0 1 1 0। कंप्यूटर में तो वही चलता है ना, 1 0 0 1, 0 और 1 चलता है बस। बाकी तो हम ये अपनी आसानी के लिए ये हम लोग लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं और अपना काम करते हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंट उसी में ही करता है। तो इसी 32 बिट्स लग जाती है एक नंबर को अरेंज करने में। तो 1004 है तो इसको 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स, 1008 या 4 बाइट्स, तो इसीलिए ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं अगर आप एरे बनाते हैं तो होता क्या है, जब आप फर्स्ट वाले को अरेंज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है आगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाला है, इसके बाद एक और एलिमेंट है, इसके बाद एक और एलिमेंट है। तो आपको पता होता है कि यहाँ तक एलिमेंट्स हैं। तो आप एक एरे के अगर साइज बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 3 3 6, अगर इसकी 6 एलिमेंट्स हैं तो आपको पता होगा 6 तक एरे इसके आगे नहीं है, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा, आप आगे जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट वाले को ही हम अगर इसका एड्रेस देखें तो इसका क्या एड्रेस बनता है, a+0। क्या बनता है, a+0। a+0 क्यों? क्योंकि ये खुद a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे +0 लिख देते हैं कि +0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब a खुद यही एक वो है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार लगाते हैं। आपको पता होगा C++ में हम पॉइंटर्स होते हैं, ये एड्रेस होते हैं, तो अगर आपको एक्सेस करना होता है तो स्टार लगाते हो, ताकि वो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लो। अब आप नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आपको, तो आप क्या लिखोगे, a+1, ताकि आप नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ तो +1 कर, यहाँ तो +4 करना चाहिए था। 1000 में तो 4 प्लस करते हैं तो 1004 बनता है। लेकिन जब हम +1 यहाँ लिखते हैं तो वो कंपाइलर जो होता है, हमारी जो C++ जो कंपाइलर है, वो इस तरीके से पढ़ लेता है, समझ जाता है कि +1 करने इसका मतलब +4 है। क्यों? क्योंकि a जो है ना एक इंटीजर एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? इंटीजर एरे। ये इंटीजर एरे है, ये क्या है, इंटीजर एरे। तो उसको पता है ये इंटीजर एरे है, तो मुझे 4 बाइट्स आगे जाके देखना है, उसको पता होता है। तो +1 करते हैं ना, उसका मतलब +4 करता है। +2 करेंगे तो मतलब +8 करेगा। ये क्या करता है, 1 को मल्टीप्लाई करता है। ये इस तरीके से काम करता है। मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस तरीके से काम करता है, a+1 आपका जो भी नंबर हो, 1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इंटीजर का जो आपके आर्किटेक्चर है, उसमें इंटीजर की जो साइज है उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो आपके बेस एड्रेस में, तो आपको वैल्यू एक्सेस हो जाएगी जो आपको नंबर वाली वैल्यू चाहिए। या 1 लिखा है तो फर्स्ट सेकंड वैल्यू चाहिए, और +0 करते थे तो 0 से जब मल्टीप्लाई होता तो वही चीज 0 बन जाती थी, तो a ही आ जाता था यहाँ पर जैसे कि। लेकिन जब हम +1 करते हैं तो फिर हमें 4 बाइट्स आगे की जगह मिलती है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो ये हम नहीं लिखते, ये इसकी आसानी के लिए इन्होंने क्या करा, यही चीज को करने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से क्यों नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं, a²0 और a²1। तो इससे क्या होता है कि आप यही चीज, इसका मतलब यही है, ये जो है ना, ये इसके बराबर है। मैं अलग से लिख देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर a+0 और इस पे स्टार लगाया हुआ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है a²0 के। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट 0 के बराबर ही है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, बात एक ही है। आप इस तरीके से लिख लो या आप इस तरीके से लिख लो, तो ये क्या हुआ, एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज क्यों है? क्योंकि इसका ना, इस ऑपरेटर का नाम होता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये करता ये है कि वो जो आप अंदर जो आपने लिखा है ना, उसको क्या करता है, इस पे प्लस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको प्लस करता है इसमें, जो आपने नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 को प्लस करेगा, 2 लिखा है 2 को प्लस करेगा, प्लस कर रहा होता है। और ये इसका पूरा मतलब ये है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। जो साइज ऑफ इंट होगी, जो आपकी आर्किटेक्चर की, जैसे कि जाहिर सी बात है मैकबुक में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो अलग आर्किटेक्चर है, विंडोज अलग है, और कौन सा लिनक्स वो अलग है, तो सबके आर्किटेक्चर अलग है। तो वहाँ हर जगह इंटीजर की साइज भी डिफरेंट हो सकती है।
तो वहां की जो इंटीजर की साइज है उससे वो मल्टीप्लाई करता है। तो इसीलिए यहाँ पर तो वो प्लस करके वहां पे आपकी वैल्यू को एक्सेस करवा देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यही चीज का इसका मतलब होता है कि प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दें उसके आर्किटेक्चर में जो उसकी साइज है इंटीजर की उससे, और प्लस कर दें उसको उसको ये स्टार लगा के क्या हो जाता है, उसको एक्सेस कर, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेता है, क्योंकि ये वो उसको क्या, ये जो है ना पॉइंटर वेरिएबल है, इसके एड्रेस से वैल्यू को एक्सेस करता है। तो इसकी जो वैल्यू है उस पर चेंजेस करने के, उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एरे का हमें ये समझ आया कि ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और ये हम जो इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू आपकी जो होती है वो खुद ही वो वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली आपका एड्रेस होता है ना एरे का, वही बेस एड्रेस जो होता है आपकी एरे का, वही फर्स्ट वैल्यू आपकी एरे की होती है। तो जो ए है ना, अगर मैं ए बोल रहा हूं तो ये उसका ही एड्रेस है। जैसे अगर मेरी एरे है, अगर ऐसे एरे मेरी नजर आ रही है यहाँ पर 5, सबसे पहले 5 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार ए भी लिख दूं, क्या लिख दूं, स्टार ए, तो मुझे इसका प्रिंट अगर करवाऊंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, क्योंकि आपके जो फर्स्ट जो एड्रेस है ना, बेस एड्रेस, उसकी जो वैल्यू है वो 5 ही है। तो इस वजह से हम इसमें प्लस कुछ नहीं करना है, 0 प्लस करना है, ताकि वो चेंज ना हो, वही चीज वापस आ जाए। तो इसलिए हम एड्रेस स्टार्टिंग 0 से देते हैं, 1 से स्टार्टिंग नहीं करते। हम काउंटिंग तो 1 से करते हैं, लेकिन हम एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं वो 0 से करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट काफी क्लियर हो गया होगा। कोई मसला हो तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, क्लियर कर देंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा, और क्या पॉइंट्स थे। Okay. तो ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि एरे को यूज कब करना है, एरे होता क्या है, और अब वो भी देखेंगे कि कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है। पहले तो एरे के बारे में और थोड़ा देखते हैं। अच्छा, एरे एलिमेंट्स आर इंडेक्स, ठीक है। एक तो लीनियर कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट्स का। सिमिलर क्यों, कि आपका इंटीजर है तो इंट एलिमेंट्स होंगे, करेक्टर एरे है तो करेक्टर के सारे एलिमेंट्स होंगे, ताकि वो एक्सेस करने में उसको आसानी हो कंपाइलर को, क्योंकि वो प्लस करता है उसकी साइज के हिसाब से। करेक्टर होगा, करेक्टर 1 बाइट का होता है, तो वो करेक्टर को +1 करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देगा। अगर इंटीजर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा, अगर फ्लोट है, अगर डबल है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देगा। तो इसीलिए वो साइज पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हमारी जो एरे होती है, तो हम उसके जो हमारी डेटा टाइप होती है वो एक ही होती है। अलग अलग डेटा टाइप को हम एक साथ एक एरे में नहीं लिख सकते, इसी वजह से। तो द नेम ऑफ द एरे इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, जो एरे का जो नाम है वो एज अ कांस्टेंट माना जाता है, वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि उसको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। आपने एरे का जो नाम रखा है उसमें जो एड्रेस है वो कांस्टेंट एड्रेस है, आप उसके एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उस एरे को ही हटाना पड़ेगा, दूसरी एरे बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से एक एरे जो है वो क्या है, कांस्टेंट आपका वो एड्रेस है। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इस कॉल्ड सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहलाता है। तो आई होप काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। काफी हमने एरे के बारे में देखा कि क्या चीज है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा देखते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फायदा क्या हो रहा है। आप लोग ने एक डिक्शनरी देखी होगी, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स की डिक्शनरी होती है, उसमें सारे आपको वो मिल जाते हैं, वर्ड्स मिल जाते हैं इंग्लिश के, उनके मतलब लिखे होते हैं। तो ये जो मतलब लिखे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, अब आपने डिक्शनरी कितनी मोटी होती है, मतलब कितने पेजेस होते हैं उसमें, 500 1000 पेजेस होते हैं। तो जब इतने सारे पेजेस होते हैं तो आपको वर्ड ढूंढने में तो आप कुछ सेकंड्स में ढूंढ लेते हैं। आप डिक्शनरी खोलते हैं, आप एक मुश्किल से आपको 10 to 15 सेकंड या 20 सेकंड लगते हैं, आप अपना वर्ड ढूंढ लेते हैं। अगर इतने सारे पेजेस में आपने इतना वर्ड ढूंढ लिया इतनी जल्दी, कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि उसका अरेंजमेंट ऐसा है कि आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगता। आप फोन से खोलते हैं, अपने जो वर्ड है उसके अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट को देखते हैं, सेकंड को, थर्ड को, बस थर्ड अल्फाबेट जो देखते हैं शुरू के, उसके हिसाब से आप वो पेज खोलते हैं और वही वाला वहीं पर आपको वर्ड आपका मिल जाता है। तो इसी वजह से अब मैं अगर डिक्शनरी का जो ऑर्डर है, अगर इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है इसका, तो इसके स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर दूं, मैं वर्ड को आगे पीछे कर दूं, सारे वर्ड्स को, कोई वर्ड कहाँ पर है, कोई वर्ड कहाँ पर है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो इस तरीके से अगर कर लेंगे हम, तो फिर हमारी जो डिक्शनरी है उसमें हमें वो वर्ड जल्दी नहीं मिलेगा, हमें वो सारी पूरी डिक्शनरी चेक करनी पड़ेगी, उसमें तो हमें महीने भी लग सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, 1000 से ऊपर पेजेस है तो हम एक दिन में तो सारी देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे सारे वर्ड्स को, हमें मंथ्स लग जाएंगे हमें अपना वर्ड ढूंढने के लिए।
तो अरेंजमेंट से कितना फर्क पड़ता है, ये एक मेन पॉइंट है कि आपका जो डेटा का जो मैनेजमेंट है उससे आपकी अप्रोच अप्रोच पे, आपकी एफिशिएंसी पे, आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी बहुत डिफरेंस पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है उसका। तो इसी वजह से हम, तो डिक्शनरी में अगर अरेंजमेंट होता है तो आप जल्दी ढूंढ लेते हो, और नहीं होता तो आपको पूरी डिक्शनरी चेक करनी पड़ेगी एक वर्ड ढूंढने के लिए, आपको महीने लग जाएंगे, आपको एक वर्ड का मतलब नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से, तो कंप्यूटर में भी यही होता है कि आप अगर आपने प्रोग्राम बना रहे हो, आपके 400 लाइन का कोड हो गया, 1000 लाइन का कोड हो गया, आपने इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना दी, सब कर दिया, अगर आपने उसमें डेटा का स्ट्रक्चर सही नहीं किया, उसको मैनेज सही नहीं किया, तो वो एप्लीकेशन बहुत स्लो का वर्क करेगी, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है, फिर उस पे बहुत लोड पड़ता है। तो इस वजह से जब वो ज़्यादा कोई उस पे प्रेशर आता है तो वो डाउन हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। तो वो आपकी जो कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसी वजह से अपने डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, इसीलिए हम ये कोर्स पढ़ते हैं। ओके, आई थिंक काफ़ी इसके समझ आया होगा आप लोग को पॉइंट्स। अच्छा, और क्या है, मैप है, जैसे कि मैप भी आप देखें स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है कि एक रास्ता बना होता है कि एक बंदा है, वो यहाँ से जाएगा तो इस तरफ जाएगा तो ये रास्ता है। अब देखें ये दरख्त है, अगर इन दरख्त को अगर देखें तो ये अगर मैं बीच बीच में रख दूँ, रोड जा रहे के बीच में दरख्त आ जाए, फिर घर बना दूँ, घर ऐसे नहीं हो, स्ट्रक्चर में नहीं हो, आगे पीछे हो, कोई घर यहाँ पर है, कोई वहां पर है, इधर उधर सब हो जाए, तो ये मसला ये आएगा कि क्या होगा, तो आपको जो पहुँचना होगा कहीं पर, तो आप पहुँच नहीं सकेंगे। आप घूमते ही जाएँगे। आप एक रोड से स्टार्ट हुए और आप वहीं पर ही घूमे जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसी वजह से आप जो हमारा मैप होता है, जो हमारा नक्शा बनता है, वो पहले इसलिए बनता है ताकि फिर मॉडल बनता है। ताकि वो जब इम्प्लीमेंट हो, जब वो बिल्डिंग्स बने, एट अ वेल स्ट्रक्चर्ड बने। कि मतलब इसको जहाँ जाना है वो फ़ौरन वहाँ से पहुँच जाए। उसको रास्ते भी मिल जाएँ उसको, उसको उस घर में जाना है, उसको रास्ता उसको फ़ौरन मिल जाए, तभी पहले मैप बनाया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया जाता है। कुछ सोसाइटी है, कुछ है, तो प्लॉटिंग वगैरह, लेकिन वो बाद में किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, उसका मैप बनाया जाता है, तो इसी वजह से। तो स्ट्रक्चर की अच्छा बहुत वैल्यू होती है। अच्छा यस, फैजान यस। भाई, ये एक गुरमीत का क्वेश्चन है। गुरमीत, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन? ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, मैंने बोला थोड़ा बीच में पूछ लेना ये। यस, यस सर, बिल्कुल सर। पूछो। पूछो। जी बोले। इंडस्ट्री लेवल में ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज होती है, जैसे कंपनी या हम एप्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें ये कैसे यूज होती है? ये तो जर्नल एग्जांपल हो गई ना। सही। यस, यस। ओके, गुड क्वेश्चन, आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडस्ट्री में जो ये जो इस्तेमाल होता है वही हम देखेंगे कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे वहाँ इस्तेमाल करना है और क्या करना है, जब आपके ऐसा वो तो सिनेरियोज होते हैं। देखें, इंडस्ट्री में है, बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है उनकी चल रही है, ठीक है। अब आपने उस एप्लीकेशन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है और अच्छा करना है। अगर वो एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है तो आपने उसको ठीक मॉडिफाई करना है, उसको और इम्प्रूव करना है, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करना है। जैसे कि वहाँ पे मैं यही बात की थी कि 1 मिलियन यूजर्स हैं, फर्स्ट करें एप्लीकेशन, आप वहाँ इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, वहाँ उसकी एप्लीकेशन चल रही है, 1 मिलियन लोग उसको यूज करते हैं डेली, ठीक है, 1 मिलियन। अब इतने सारे लोग उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अब आप अगर वहां पर जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग बहुत, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, और आप वहां जाते हैं और उस एप्लीकेशन का जो एक काम करती है, वो जैसे कि एक यूजर है, वो अपना अकाउंट बनाता है, साइन अप करता है, ठीक है, या उसके अंदर कुछ प्रोसेस कुछ काम करते हैं उस एप्लीकेशन पे, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लोड होती थी ज़्यादा, घूमती थी, हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लोड हो रही होती है, घूमती रहती है, तो यूज़र ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है यार क्या इतनी स्लो एप्लीकेशन बनाई है, यार टाइम इतना ले रही है, ये मुझे काम है, मुझे जल्दी जाना है, ये काम चल रहे हैं, ये अभी तक मेरा ये काम नहीं हो रहा। जैसे कि बैंक एप्लीकेशन है, ज़्यादातर हमने देखी है, इतनी स्लो चल रही होती है, लोड ही होती रहती है, ट्रांजेक्शन करने में हमें आधा घंटा लग जाता है। तो ये जो होता है ना इन चीज़ों पे, तो ये अगर आप वहाँ जाते हैं और आप थोड़ा-सा भी इम्प्रूव कर देते हैं, अगर वो एप्लीकेशन एक काम करने में 2 मिनट्स ले रही थी, लोड हो रही थी, आपने वो 1 मिनट में कर दिया, उसका का टाइम कम करवा दिया, 1 मिनट में हो गई, तो फ़ायदा किसको होगा? कंपनी को होगा ना, कि उसके यूज़र्स बढ़ेंगे, बोलेंगे हाँ यार ये एप्लीकेशन फ़ास्ट चलती है, अकाउंट खोलना शुरू कर देंगे उस बैंक में। क्योंकि वो ऐप फ़ास्ट है, वो बोलते हैं ऐप इसकी फ़ास्ट है, तो हम वहाँ अकाउंट खोलेंगे। क्योंकि हमें मोबाइल ऐप चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा आपको पता है, वो कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब कि परहेज़ करते हैं ज़्यादातर कि लाइन में लगे बैंक में, वो अपने पैसे जमा कराएँ, फिर जाएँ, और भी काम होते हैं लोगों को।
तो लोग बोलते हैं एक मोबाइल ऐप ऐसी हो, ऐसी फास्ट हो कि हाँ मैं घर बैठे बैठे हमारा काम हो जाए, या हम कहीं और गए हुए हम ऑनलाइन डेटा से अपनी ट्रांजेक्शन कर लें। तो ये जो हमने टाइम अगर बचा लिया तो उस कंपनी को इतना फायदा होता है उससे, तो इसी वजह से वो चाह रही होती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये स्किल्स आती हो, तो ये हमारी जो एप्लीकेशंस हैं इनको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाए, उनको फास्ट बनाए, एफिशिएंट हो, और हमारे यूजर्स को बढ़ाएं, कस्टमर्स को। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी सही है, आप आगे चलें। ओके ओके, तो ठीक है, हमने मैप को देखा। अब क्या है, अब एक है लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर जैसा कि आपका अकाउंट्स का लेजर होता है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें डेट होता है, टाइम होता है, पर्टिकुलर सिटी, क्रेडिट, डेबिट, मतलब कि आपने बताया हुआ है कि क्या किया, उसके अंदर चीजें रखी होती है ना, आपने लिखा हुआ होता है सब कुछ, तो उसको भी एक अरेंजमेंट में रखा गया होता है। ये नहीं होता कि एक डेट है फिर उसके बाद कुछ और आ गया डेटा, फिर कुछ और आ गया, अब वो इस तरीके से चल रहा है। अब वो टॉपिक, वो एक लिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से, जैसे ये डेट है तो इसी का ही टाइम है, तो इसी का ही कोई सिटी है। अब ये नहीं है कि ये इसका ये यहाँ पे मैच नहीं हो, सिटी नीचे हो, ये इसका यहाँ पर वो ऊपर हो, तो काम कैसे चलेगा? तो लेजर भी एक स्ट्रक्चर है, तो एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर की। अच्छा, अब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ये भी हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा, आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कंप्यूटर में तो क्या आप यूज कर सके उसको एफिशिएंटली। और डेटा जो स्ट्रक्चर जो है डिसाइड चलता कहाँ पर है, ये रैम में आपकी चलता है। हार्ड डिस्क होती है, तो आपकी रैम में जो आपके प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वो आपके डेटा स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है उसका, किस तरीके से वो मेमोरी को मैनेज करेगा। जो कंप्यूटर है डम मशीन, देखिए कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, आप जैसा बोलोगे उसको, जैसा मैनेज करने को बोलोगे वो करेगा। तो अगर आपने उसका मैनेजमेंट ठीक किया है, उसको तरीके से बताया है कि तुम ऐसा करना, जब ऐसी मेमोरी हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो वहां चले जाना, दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, मेमोरी सेल्स को इस तरीके से यूज करना, तो वो जो होता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है, और वो आपके डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने स्ट्रक्चर वहां कौन सा यूज किया और किस तरीके से आपने वहां पे यूज किया, क्या सिनेरियो होता है, किस हिसाब से आपने वहां यूज किया और कितना टाइम बचा है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा से कुछ क्लासिफिकेशन है, बाकी अब हम आगे देखते हैं, स्लाइड्स और देखते हैं थोड़ी। ओके, तो यहाँ पर जो है एक है एरे डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने थोड़ा देखा कि उसमें क्या होते हैं, मेमोरी सेल सेम मेमोरी साइज के होते हैं, सब लाइन से अरेंज होते हैं, तो हर एलिमेंट जो है यूनिक इंडेक्स से एक्सेस किया जा रहा होता है। अब लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट अलग डेटा स्ट्रक्चर है, इसको भी हम देखेंगे। और कौन से हैं, और जैसे कि आपके वेट अ मिनट, यहाँ पे ये जो है आपका स्टैक है, क्यू है, फिर आपका है ट्रीज, ग्राफ, हैश टेबल, इन सबको हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे ना, ताकि एक क्लियर हो तो फिर आप नेक्स्ट पे आए तो आपको वो भी क्लियर होते जाए। अब जैसे कि यहाँ पर है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या है, अब लिंक लिस्ट क्यों आया, जब एरे था हमारे पास वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो लिंक लिस्ट को क्यों लेके आया गया, इसकी क्या जरूरत थी? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन इंडिविजुअल नोड्स, मतलब आपका एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें डेटा एलिमेंट जो है अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से पॉइंटर्स के जरिए, मतलब एड्रेसेस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसा डेटा एरे की तरह नहीं है, ये लाइन से अरेंज हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं थोड़ा डायग्राम से समझते हैं इसको, जैसे कि एरे था, एरे में क्या था हमारे, एरे में ये हो रहा था हमारे कि जो है यहाँ पे एलिमेंट होता था, ये लाइन से अरेंज थे, जैसे कि यहाँ पे 5 था, 7 था, 22, और यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, लाइन से। अब क्या है, इसमें क्या होता था कि आप फर्स्ट वाले को अगर एक्सेस करते हैं, जैसे कि इसका एड्रेस है, चले 100 कर लेते हैं, और इसका 104 है क्योंकि 4 बाइट्स का है, इस वजह से 108, और ये 112। तो अब जब इसका इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्या एरे में क्या है, हमें अगर इंडेक्स पता है, अगर मैं पता है कि टू इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब इस एरे का नाम है ए, तो अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लेता हूँ, इस वैल्यू को। मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे अगर इसका इंडेक्स पता है, मैं डायरेक्ट उसको कांस्टेंट टाइम में O of 1, मतलब कांस्टेंट टाइम होता है, एक ही सेकंड के अंदर मैं उसको एक्सेस कर लूंगा।
ठीक है, अंडर मतलब बहुत जल्दी से उसको एक्सेस कर लूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। और ए स्क्वायर ब्रैकेट 3 लिखूंगा तो मैं, जाहिर सी बात है वो समझ जाएगा आप किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आप 30 की, तो वो 30 को एक्सेस कर लेगा। और कैसे कर रहे हैं वही हमने देखा कि वो ए को प्लस करता है 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। तो जब इंट की साइज अगर आपकी क्या है 8 है, 4 है, सॉरी 4 है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप उसको स्टार लगा के एड्रेस जब आप करते हैं, तो अगर आपका एड्रेस 100 है, 100 प्लस 12 उसका स्टार, तो जब आप ये करते हैं तो उससे क्या होता है 112 बन जाएगा ये, और 112 बन गया और उसके एक्सेस कर लेगा वैल्यू को, स्टार तो लगा हुआ है आपका। तो ये जो पॉइंटर है इसको डी रेफरेंस करेगा, तो डी, हाँ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं इसको, तो डी रेफरेंस करेगा इसको और आपकी वैल्यू को एक्सेस करके दे देगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप एट अ टाइम उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। अच्छा, तो ये उसके इक्विवेलेंट है। अब क्या है, अब यहाँ अब लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। अब लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस आया, उसको बनाया क्यों, उनको क्या ऐसा मसला हो रहा था कि उन्होंने लिंक लिस्ट को बना दिया। अब लिंक लिस्ट को इसलिए बनाया क्योंकि जब आप एरे में आप काम करते हैं ना, एरे है आपकी, ठीक है। अब ये वाली एरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेटा में, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, इस एरे को अगर हम देखें तो यहाँ पे जब है हमें वैल्यू का अगर इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको इंसर्ट करें कहीं पर वैल्यू को, तो यहाँ पर जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेकंड इंडेक्स पे नई वैल्यू को रख दूँ, मुझे 22 नहीं चाहिए सेकंड इंडेक्स में, मुझे कोई और वैल्यू चाहिए लेकिन ये भी रहे, ये थोड़ा आगे चला जाए, मूव फॉरवर्ड हो जाए। तो कैसे हो जाए, मतलब ये इस तरीके से हो जाए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, ओके सही। तो अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मूव हो जाए, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ 22 की जगह आ जाए 70, ठीक है, मतलब मैं इस तरीके से एरे बनाना चाह रहा हूँ। उसमें ऐसा हो कि पहले 5 हो, 7 हो, ठीक है, अब उसके बाद 17 आ जाए और 22 आगे मूव हो जाए और 30 अब वो भी आगे मूव हो जाए, मतलब बीच में 17 आ जाए, ये 2 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 0 है। तो अब मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। एरे में देखे कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स है, कंसेक्यूटिव मतलब लाइन से पढ़े हुए, तो जब लाइन से तो आप बीच में कैसे इंसर्ट कैसे करोगे वैल्यू को, कैसे आप बीच में डालोगे। तो इसी वजह से आप 22 को क्या करो, पहले 30 को आप क्या करोगे, और मेमोरी सेल बनाओगे, 30 को आप आगे मूव करोगे, 22 को उसके आगे मूव करोगे, ये जगह हो जाएगी खाली, एम्प्टी हो जाएगी, यहाँ पे आप फिर 17 को ले आओगे। यही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है एरे में इस तरीके से इंसर्ट करने का, अगर कोई बीच में कोई इंसर्ट करनी वैल्यू। तो ये जब प्रॉब्लम आती थी ना, तो आप देखें अब मुझे अगर अभी फर्ज करें ये तो इतनी छोटी सी एरे थी, ये तो मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट को ही आगे मूव करना पड़ा। अगर ये मेरी एरे बिग डेटा की बात करते हैं 1 लाख एलिमेंट्स की हो, कितनी हो 1 लाख एलिमेंट्स, 1 लाख एलिमेंट्स की मेरी एरे पड़ी हुई है। अब मैं वहां ये वाला एल्गोरिथम लगा दूं कि मेरे जो एलिमेंट्स है मैं इंसर्ट करने जाऊं तो सारे एलिमेंट को वो आगे शिफ्ट करना शुरू कर दे, तो आप सोचे कि उसमें कितनी पावर, कितनी ऑप्टिमाइजेशन, क्या बोलते हैं, एक मिनट, पावर लगेगी उस कंप्यूटर को, कंप्यूटेशन पावर कितनी लगेगी। क्योंकि अगर आपके 1 लाख एलिमेंट्स है, ये भी तो मैं 4 एलिमेंट्स बना रहा हूँ, मैं तो बना भी नहीं सकता अभी, तो 1 लाख एलिमेंट्स अगर हो इस तरीके से, इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके, इतना बड़ा डेटा है आपका, क्योंकि लार्ज एप्लीकेशन में इतना बड़ा डेटा होता है, 1 लाख एलिमेंट्स, 1 करोड़ एलिमेंट्स की एरे होती है। तो अगर ये इस तरीके से है, तो अगर मेरे यहाँ पे अब मुझे कुछ शिफ्ट इंसर्ट करना है, कोई नया डेटा आ गया है, अपडेट करना है, मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट को नया लेके आना है, बाकी सबको मुझे आगे मूव करना है, तो 1 लाख एलिमेंट ये सब आगे मूव होते रहेंगे। इस ऑपरेशन को करने के लिए कितनी हमारी कंप्यूटेशनल पावर लग रही है कि ये सारे एलिमेंट्स आगे मूव होते रहेंगे जब तक ये 1 लाख एलिमेंट्स आगे मूव नहीं हो जाते, क्योंकि आपने सेकंड इंडेक्स में इंसर्ट करना है, बाकी तो सारे एलिमेंट्स आगे हैं, वो सब आगे मूव होंगे। तो यहाँ पे आपने जब इस वैल्यू को इंसर्ट, फिर आप यहाँ इंसर्ट करोगे, तो आपने कितना अच्छा काम किया, मतलब इतने सारे, इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लिया आपने, आपने इतना टाइम लगाया कि कंप्यूटर को देखें हर ऑपरेशन करने में उसको टाइम लगता है, बहुत कम लगता है लेकिन लगता तो है। तो अगर आप एक ऑपरेशन, इतना ज्यादा ऑपरेशन उसको दे दोगे, 1 लाख एलिमेंट को वो मूव करने बैठ जाए, तो बाकी का काम कब करेगा वो। तो इसी वजह से ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आया फिर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट वजूद में आया कि लिंक लिस्ट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है
जहाँ पे आपको कभी भी इंसर्ट करना हो, फर्स्ट में करना हो, लास्ट में करना हो, आप एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा पावर देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसमें इस तरीके से होता है, उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कि ये है एक बॉक्स है, यहाँ पर है एक में है डेटा, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें मैं रख रहा हूँ एक जगह, एक कंपार्टमेंट में रख रहा हूँ डेटा, एक में मैं रख रहा हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब वो एक एड्रेस रखेगा नेक्स्ट मेमोरी सेल का। एक और बनाता हूं, उसमें भी मैं यही करूंगा, एक बना दिया मैंने डेटा और एक बना दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब इसमें क्या है, ये जो है ना, अब मैं इस तरीके से मैं भी 1,00,000 मेमोरी ब्लॉक ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, डेटा और नेक्स्ट करके एक में। अब ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है या थोड़ा बहुत भी उसकी नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगी, या नहीं भी तो भी कोई इशू नहीं है। ये एक है ब्लॉक बन गया, एक मेमोरी ब्लॉक बन गया जिसमें दो चीजें हैं, एक बॉक्स बन गया, एक मेमोरी का बॉक्स बन गया, जैसे कि यू एक बड़ा बॉक्स बनाया है, उसके अंदर दो चीजें, एक डेटा है और एक नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या है ये ऑब्जेक्ट? तो उसमें क्या है, एक डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है, और नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि स्टार इंट है, मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है, जो कि एड्रेस को होल्ड करेगा, नेक्स्ट मेमोरी सेल के एड्रेस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इससे करने से फायदा क्या हुआ, ये हमने देखना है। तो देखे, ये ना कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं, जब लिंक्ड लिस्ट हम बनाते हैं ना, जब इसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर एक और आगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये सब अलग अलग है। तो जब इनको हम मेमोरी में मैनेज करते हैं तो ये इस तरीके से मैनेज हो रहे होते हैं कि आपकी एक रैम है, बड़ी सी रैम है, उसको काफी जगह मिली है काम करने के लिए, और उसमें क्या होगा, एक है आपका यहाँ पर डेटा, ठीक है, डेटा नेक्स्ट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो ये लोग आपस में कुछ साथ साथ नहीं है कि इनके बीच में जगह नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। अब क्या है, हमने ये नहीं करना है कि इनके बीच में लेके आना है, हम क्या करेंगे, अब देखें अब ये कनेक्टेड कैसे होते हैं आपस में, पहले ये देखें। कनेक्टेड ये ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट जो है ना इसको पॉइंट कर रहा होता है, चेन बन रही होती है। क्या बन रही होती है, चेन, आप लोग चेन देखी होगी, जो होती है एक जंजीर होती है, कोई कड़ी वाली चेन जो होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है, कड़ियां होती है, वो जॉइंट हुई हुई होती है आपस में। तो आप उनको खोल के बीच में एक और कड़ी भी डाल सकते हो, वो को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो खोल दो आप और बीच में एक और आप लगा दो। तो लिंक लिस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अब आप यहाँ पे आपने रख दिया, अब आपने कोई और मेमोरी सेल बना दिया, जैसे कि ये वाला, ये एक और मैंने बना दिया, मुझे बीच में इंसर्ट करना है, मुझे चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में एक और डेटा है, एक और मेमोरी ब्लॉक है, मुझे ये करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेक्स्ट को बोलूंगा तुम इसको पॉइंट करना शुरू हो जाओ, और इसके नेक्स्ट को बोलूंगा तुम इसको पॉइंट करना शुरू हो जाओ, और ये मेरा कनेक्शन डालने का, मैं इसको कनेक्शन को ये कनेक्शन ऑलरेडी मिट जाएगा क्योंकि मैं इसको बोल दिया अब इसको पॉइंट करो, इसकी मैंने चेंज कर दी, इसको कहते हैं एड्रेस जो है वो मैंने चेंज कर दिया। तो लिंक लिस्ट में एट अ टाइम आप ये काम कर सकते हो। एरे में करना कितना मुश्किल था, आपने सबको आगे मूव करना पड़ा क्योंकि कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स थे, लाइट से थे, कुछ बीच में जगह ही नहीं है, आप कहाँ डालोगे एलिमेंट को। तो इसी वजह से हमें लिंक लिस्ट भी पढ़ना पड़ता है, तब जब ऐसा सिनेरियो बन जाए, ऐसा सिनेरियो है कंपनी में, एप्लीकेशन में, कि आपको बीच बीच में इंसर्ट करना पड़ता है डेटा, कोई नया डेटा आता है आपको बीच में इंसर्ट करना पड़ जाता है, वो बाकी के डेटा को बाद में नहीं, उसके बीच में, तो आप वहां लिंक लिस्ट यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा, उसकी टाइम भी बच जाएगा, उसको कंप्यूटर पावर भी कम यूज होगी, और आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो जाएगी, मतलब कि वो फास्ट काम करेगी, क्योंकि पावर जितनी जितनी कंप्यूटर पावर ज्यादा लगेगी उतनी एप्लीकेशन स्लो होगी ना, जितनी कम लगेगी उतना उसको फायदा है। अब उसको 1 लाख ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे जो वो करने पड़ रहे थे पहले, अब वो एट अ टाइम काम कर रहे हैं वही काम। तो ये छोटी चीजें बहुत फर्क डाल देती हैं जो एप्लीकेशन होती हैं ऊपर। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा आपको लिंक लिस्ट का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि अभी हम इसको पढ़ेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स का, थोड़ा थोड़ा, ताकि लोग को आइडिया हो जाए कि क्या होते हैं और इनको क्यों पढ़ना है और उसका क्या मकसद होता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। थोड़ा लिंक लिस्ट का तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, बाकी इसको और डिटेल में भी देखेंगे, थोड़ा और डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, अब है जैसे कि स्टैक। अब ये स्टैक क्या होता है इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, और क्यू, और क्यू ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैक जो है डेटा स्ट्रक्चर है दैट follows the last in first out principle, meaning the last element added to the stack will be the first one removed। मतलब डेटा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे फॉलो करता है ये।
मतलब कि लास्ट एलिमेंट जो आपके स्टैक में ऐड होगा ना, वही आपका सबसे पहले रिमूव होगा आपके स्टैक में से। मतलब क्या है इसका, अभी हम इसको देखते हैं थोड़ा। ओके, तो अब हम इसको अगर देखें तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आप एक ऐसा करें, एक स्टैक बनाए। जैसे कि स्टैक क्या होता है, स्टैक कुछ इस तरीके से बनता है। इसका हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बास्केट होती है, एक बास्केट, उसमें आप प्लेट्स रखते हैं। जैसे कि ये है प्लेट 1, ठीक है, और ये है एक, और ये है प्लेट 2, इस तरीके से प्लेट 3, और इसको नंबर दे दें। जैसे कि इसका प्लेट नंबर 1 है, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, और इसका नंबर है 4। प्लेट्स हो गई। अब आपने क्या किया, इनमें प्लेट्स रखी हुई है। अब आपने जब बाहर निकालनी होगी तो आप इस वाली प्लेट को बाहर नहीं निकाल सकते ना, हाँ वो अलग से करके आप कर लो, इस तरीके से नहीं। आपको सबसे ऊपर ये वाली प्लेट मिली, आप इसको बाहर निकालना चाहोगे तो ये सबसे पहले बाहर निकलेगी। देखिए सबसे पहले अंदर कौन गया था, 1 प्लेट गई थी, बाहर कौन आया, 4 आई। तो इसी वजह से ये स्टैक होता है कि आप जो सबसे पहले डालते हो बास्केट में, वो आपको पहले नहीं मिलेगा। आपने जो सबसे आखिर में जो चीज डाली ना, वो आपको पहले मिल जाएगी। तो क्या हुआ, 4 जो आपने डाला था वो सबसे पहले आपको बाहर मिल गया। इसे इसके बाद फिर आपको 3 बाहर मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। जो आपने सबसे पहले डाला था वो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। तो कोई आपका सिनेरियो ऐसा है। अब देखिए ये कहाँ पे यूज होता है स्टैक, इसको पता होना जरूरी है इसका। आप लोग देखा होगा, आप लोग कुछ भी काम करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आई थिंक वो बटन है नहीं, आप अंडू अंडू का बटन देखते हो, मतलब प्रीवियस, आप प्रीवियस स्टेट पे चले जाओ। जैसे कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो देखें अंडू हो जाएगा। देखिए जो मैंने एरो आखिरी में एरो बनाया था वो चला गया, ये एरो चला गया, ये आखिरी हो गया। अभी मैंने ड्रॉ किया था, जैसे कि मैं यहाँ 1 पे कर रहा था, 1 को मैं बाहर निकाल रहा था। अब मैं इसको वापस करूंगा तो ये वाला जा रहा है, वो वाले नहीं जा रहे जो पहले मैं लिख चुका हूँ। तो ये एज अ स्टैक अंदर काम कर रहा है। स्टैक काम कर रहा है, वो ये कर रहा है, जो आप लास्ट ऑपरेशन करते हो तो कंट्रोल Z करते हो, आप प्रीवियस स्टेट पे चले जाते हो, तो जो आपने लास्ट ऑपरेशन किया उसको वो अनडन कर देता है। अनडन मतलब उसको प्रीवियस स्टेट पे ले आते हैं। तो ये स्टैक ही फॉलो कर रहा होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यही चीज होती है। और रीडू भी यही होता है। अब मैं कंट्रोल Y करूंगा तो रीडू हो गया। तो रीडू भी स्टैक यूज कर रहा होता है, रीडन जो आपने पहले कर दिया है, अब वो मेंटेन कर रहा होता है स्टैक को साथ साथ। अनडन वाला भी अपना स्टैक चला रहा होता है, रीडन वाला भी स्टैक चला रहा होता है। तो वो जो वापस से आपने वापस स्टेट लेके आनी, तो कंट्रोल Y दबा देते हो तो वो रीडन हो जाता है, तो वो चीज वापस आ जाती है। तो वो भी स्टैक को यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन थी स्टैक की। अच्छा, अब क्यू का देख लेते हैं, क्यू क्या है। एक सेकेंड, ओके, क्यू को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, in programming a queue is a data structure that follows a first in first out principle, FIFO principle, meaning the first element added to the queue will be the first one removed. मतलब क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है। वो क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये डिफरेंस है बस। इसका क्या मतलब है उसको हम देखते हैं, इसका रियल केस सिनेरियो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक काउंटर है, ठीक है, एक है आपका बैंक का काउंटर है, यहाँ पे कोई कस्टमर्स आ रहे हैं, एक काउंटर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से काउंटर बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनी हुई है, क्यू लगी हुई है। एक बंदा ये है, फिर एक बंदा ये है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, लाइन लगा के खड़े हुए। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, क्यू बना के खड़े हुए, ठीक है। अब ये जो है लाइन तो लगी हुई है, अब सबसे पहले किसको सर्व करेगा, वो जाहिर सी बात है इसको सर्व करेगा जो सबसे आगे है। जब ये चला जाएगा तो इसको, जब ये बाहर चला जाएगा फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। जो सबसे पहले आया था उसकी सबसे पहले टर्न आएगी, उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। तो ये जो है क्यू की एक एग्जाम्पल है कि आप क्या करते हो, आपके काउंटर बना हुआ है, वहां पर आपके जो खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा, फारिग होगा, मतलब अपने काम से निकलेगा। तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। तो क्यू भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्यू जो है इस तरीके से इस्तेमाल होता है, तभी इसका नाम क्यू रखा गया है, एक लाइन, ठीक है ना। और स्टैक नाम रखा गया है ताकि वो स्टैक है एक बंच ऑफ एलिमेंट्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक मजमुआ है। तो वहां से आपको जो लास्ट वाला होता है वो सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो ये स्टैक को यूज करने से क्या फायदा हुआ, ये मतलब ऐसे टाइम क्या बच रहा है हमारा, ये भी हमें बताना चाहिए। मतलब
अगर आप ऐसा देखते हैं, और क्यू कब यूज करना है, स्टैक कब यूज करना है, ये थोड़ा देखते हैं कि मतलब देखें आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है, ठीक है, जैसे कि अंडर वाला बटन था, तो ये एट अ टाइम ये काम करता है कांस्टेंट टाइम में, मतलब कि फौरन से वो चीज स्टेट को ले आते हैं, इसको टाइम नहीं लगता। अगर आप ये कंट्रोल Z दबाएं, जैसे कि मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, ये देखें फोन काम कर रहा है, अगर ये मैं कंट्रोल Z दबाऊं, ये 2 मिनट बाद जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। मैं तो बोलूंगा ये तो बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा लेके आओ भाई, ये मुझे नहीं चलाना। तो ये जो चीजें होती है छोटी चीजें, तो ये अगर टाइम क्यों लगता है इसमें ज्यादा, अगर मेरा स्टैक यूज ही नहीं किया होता मैंने, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा होता, मैं कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता, मैं वहां पे इस तरीके से यूज कर रहा होता, अरेंजमेंट इस तरीके से होता मेरा कि आपकी जो एरे है, अगर एरे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एरे भी स्टैक यूज होता है, लेकिन अगर एरे है तो ठीक है, तो यहाँ पे लाइन से एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए, तो आप किसको अगर अबंडन करना है ना आपको, तो आप क्या कर रहे हो, अगर इसमें 1,00,000 एलिमेंट्स है, कितने 1 लाख, अब आपने अनडन करना है, तो आप स्टार्ट से शुरू हो रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो जब तक आप ट्रेवर्स कर रहे हो पूरी एरे पे, या एक लिंक लिस्ट है उस पर ट्रेवर्स कर रहे हो, तो पूरा ट्रेवर्स करो, फिर आप जाके उसको हटाते हो, तो आपको 1,00,000 ऑपरेशन करके जा रहे हो, इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हो अनडन वाला, तो उसका टाइम कितना यूज हो रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हम बहुत मैटर करती है, ठीक है ना, तो हमने टाइम और स्पेस को बहुत देखना होता है। तो अभी हम उस टाइम और स्पेस को भी पढ़ेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं, पहले थोड़े डेटा स्ट्रक्चर्स को देख लें। और क्यू का तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि बस एक लाइन होती है, तो सबसे पहले आता है और सबसे पहले बाहर जाता है, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और आगे देखते हैं हम। ओके, अब है ट्रीज। अभी ट्रीज क्या होता है, अब ये है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, देखें ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये एक ही लाइन में फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही लाइन होती है, इनके पास बहुत चॉइस नहीं होती है, मतलब आपके डेटा एक ही लाइन में अरेंज होता है, ये नहीं होता कि एक डेटा इधर है, हाँ सही है, लिंक लिस्ट में होता है, मेमोरी में तो ऐसा अलग अलग अरेंज हुआ होता है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर उसका काम कर रहे होते हैं, तो एक तरतीब बन रही होती है, एक लाइन बन रही होती है। लिंक लिस्ट, देखिए लिस्ट है, लिस्ट में एक लाइन होती है ना, एक साथ जा रहे होते हैं, एक साथ एक्सेस करते रहेंगे, तो एक एक करके सबको एक्सेस कर रहे होंगे, तो इस वजह से ये इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, ठीक है, स्टैक क्यू सब ये लीनियर है। लेकिन ये है नॉन लीनियर, ट्रीज, ग्राफ, हैश टेबल्स, ये क्या है, इनको थोड़ा देखते हैं। तो ट्रीज की अगर हम डेफिनेशन पढ़े हैं, तो ये क्या आ रही है यहाँ पर कि the tree is a non-linear data structure that comprises a collection of entities known as nodes, ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कलेक्शन होता है डेटा का, ये भी डेटा का कलेक्शन ही है, उसके अंदर नोड्स होते हैं, उनका कलेक्शन होता है बस, और इट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स, ये एक रिलेशनशिप बना रहा होता है हर नोड्स के साथ, कुछ ना कुछ उसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक ना कि होता है, वास्ता होता है, मतलब कि एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से रिलेशनशिप बना, तभी वो हिरारिकल रिलेशनशिप बनता है। ये हिरारिकल क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। अब ट्री क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा देखते हैं कि क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। अब ट्री को सबसे पहले हम ट्री को एग्जाम्पल में लेके आते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री कुछ ऐसा होता है, ये दरख्त है, इसमें कुछ शाखें निकली हुई हैं, एक शाख यूं जा रही है, एक शाख यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक यूं, एक यूं, एक यूं, ट्री को जाता था, उसमें पत्ते आगे होते हैं, तो इस तरीके से ट्री बन जाता है हमारा। तो ये जो ट्री होता है, इसमें अलग अलग शाखें निकल रही होती है, ठीक है, अलग अलग नोड्स निकल रहे हैं इसके, तो रूट तो आपकी एक ही है ना, रूट तो एक ही है, रूट ये है, ये वाली, यहाँ से ये रूट से स्टार्ट हुए, दरख्त बना इसका, और फिर ये इतने सारे आपकी शाखें निकली और दरख्त निकली, मतलब और दरख्त निकले ना, फिर इसके आगे और शाखें होती है, फिर यहाँ से यूं शाख निकल रही होती है, यूं करके इस तरीके से, तो बहुत सारे आपके हिरारिकल बन रहे होते हैं, बहुत सारे आपके नोड्स बन रहे होते हैं, पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो ये जो है ये किस तरीके से होता है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से कि ये यूं होता है कि एक नोड है आपका, ये इसका एक शाख निकली, ये इसका ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से, तो ये एक रूट है आपका, ये क्या है, रूट, और रूट से ट्री को उल्टा कर दे, मैं ट्री को उल्टा कर दिया, ट्री ऐसा होता है ना यू करके, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऐसी डायग्राम बनेगी ना, तो ये वही चीज है। तो ये है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक रिलेशन बन रहा है, फिर यहाँ से आप जा रहे हो, फिर यहाँ से अलग रिलेशन निकल रहे हैं यू, इस तरीके से, तो ये आपके अरेंजमेंट बन रहे हैं सब। तो ये आपने क्या करा, अरेंजमेंट हो गया, तो ये आपकी नोट्स अलग अलग बन गए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई फ्रूट लगाए, फर्ज करें फ्रूट है, ठीक है, तो एक फ्रूट यहाँ पे होगा, ठीक है,
और यहाँ पे एक फ्रूट है, एक फ्रूट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अरे देखिए दरख्त तो एक ही था, शाख तो उसकी एक ही थी शुरू में, लेकिन कितनी सारी शाखें बन गई, उसमें अलग अलग हर शाख में 2-3 फल लगे हुए। तो एक तो इसी वजह से एक शाख तो कितना मल्टीपल हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो इसी वजह से इससे कितने सारे फ्रूट्स निकल आए। हालांकि शाख स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ वो एक तना था, एक छोटी सी डंडी थी बस, उससे वो इतना दरख्त बड़ा बना और फिर उसकी इतनी शाखें निकली। तो ट्री भी इस तरीके से ग्रो होता है। तो ट्री ग्रो होता है ना, इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स में भी, डेटा स्ट्रक्चर सारा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से मैटर करता है। जो आप रियल वर्ल्ड में देखते हो ना अपनी आंखों से, उनमें आप समझो वो डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो। मतलब वो हर चीज आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए गया है, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड सिनेरियोस बनते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उनके हल के लिए इनको बनाया गया था। बहुत टाइम पहले बनाया गया था, लेकिन अभी भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो वही है, फाउंडेशन तो वही है, वो तो नहीं बदलेगी, फाउंडेशन वही रहती है। बाकी आप चीजें एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हो, आप AI पढ़ते हो, मशीन लर्निंग पढ़ते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो फाउंडेशन ये वही रहती है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने ये देखा तो आपने इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो अब आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ होगा कि ट्री किस तरीके से बनता है। ट्री तो इस तरीके से हो गया, ये तो हमें क्लियर है ही। फिर कंप्यूटर में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये। कंप्यूटर में जो है ना, ये इतना बड़ा ट्री नहीं बनता। उसमें क्या होता है, जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी ट्रीज। क्या लगता है? बाइनरी ट्रीज। भाई बाइनरी ट्रीज क्या है? सिर्फ ट्रीज क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाइनरी ट्रीज बोल रहे हैं। तो ज्यादा हम जो यूज करते हैं ना, बाइनरी ट्रीज को यूज करते हैं। बाइनरी ट्रीज क्यों यूज करते हैं? उसमें क्या होता है, उसमें सही रिलेशनशिप बनता है और तरीके से बनता है, पता होता है कितने नोड्स किसके। मतलब कि ये देखे, जैसे कि अगर मेरा एक रूट नोड है, ठीक है, एक नोड है, नोड मतलब एक डेटा, डेटा का कलेक्शन, ठीक है, एक डेटा है, उसमें सिर्फ एक डेटा ही है बस, एक इस तरीके से एक डेटा है। अब इसमें ना दो, एक डेटा के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसमें एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर डेटा का अलग से कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये डेटा के लिए मैंने बना दिया कंपार्टमेंट। अब मैं एक और बना देता हूँ, उसके राइट और लेफ्ट पे एक दो पॉइंटर्स बना देता हूँ, जो क्या करेंगे, एड्रेस को स्टोर करके रखेंगे। तो एक रिलेशनशिप बनेगा। वो कैसे बनेगा, एक और बॉक्स बनाता हूँ, उसमें भी क्या है, एक डेटा है, एक इसका नेक्स्ट है, इसका राइट है, और एक इसका लेफ्ट है। और इसी तरीके से यहाँ पे है, एक डेटा है, इसका यहाँ डेटा आ गया, एक बॉक्स आ गया, एक बड़ा बॉक्स का ऑब्जेक्ट है, इसका राइट है बॉक्स और एक लेफ्ट पे बॉक्स है। तो इस तरीके से अगर तो मैं क्या करता हूँ, रिलेशनशिप बनता है, तो इस तरीके से बनता है। राइट, इसका क्या हो गया, ये राइट चाइल्ड हो गया, क्या हो गया, राइट चाइल्ड। ये इसका हो गया लेफ्ट चाइल्ड। वो कौन है, रूट कौन है, पेरेंट है। ये कौन है, पेरेंट है। ये कौन है, इसके चाइल्ड से, ये चाइल्ड, ये लेफ्ट चाइल्ड, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और सॉरी ये राइट चाइल्ड है, और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है दोनों इसके चाइल्ड। अब क्या होता है, फिर दोबारा और बनते हैं, और नोड्स बनते हैं, इस तरीके से ट्री हमारा ग्रो होता रहता है। तो ये होता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके दो चाइल्ड है बस, इसके 0 चाइल्ड हो सकते हैं, एक चाइल्ड हो सकती है, या 2 चाइल्ड होते हैं, इससे ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो इस वजह से इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया डेटा, और इसका ये नेक्स्ट, और इस राइट चाइल्ड, और इसका लेफ्ट चाइल्ड के लिए पॉइंटर, और इस तरीके से यहाँ पे भी। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये ट्री बनता ही जाएगा। अगर मैं आगे बनाता जाऊं तो ये मैं 1 करोड़ एलिमेंट्स का भी मैं ट्री बना सकता हूँ। इस तरीके से बनता रहेगा, ये तो आगे तक जाता रहेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये ट्री इतनी साइज का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ एक और डेटा आ गया, एक और बॉक्स आ गया, ये लेफ्ट चाइल्ड है इसका, ये राइट चाइल्ड एक और आ गया इसका। तो आप देख रहे हैं कितने सारे डेटा का अरेंजमेंट हो गया, कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक रूट नोड से स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है। अब एक मेन पॉइंट आता है कि इसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, कि लीनियर क्यों नहीं कह रहे, इसको नॉन लीनियर कह रहे हैं। नॉन लीनियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब इस पर आप चलते हो ना, तो आपका एक सीधा रास्ता नहीं है, आपको मल्टीपल वेज मिलती है जाने के लिए। मतलब फर्ज करें यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूँ रूट पे आया मैं, ठीक है, मैं कहा आया, ये रूट नोड है, यहाँ पे मैं आया, पेन का कलर चेंज करते हैं, जैसे कि रूट पे आया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि मुझे जाना है सीधा सीधा, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता तो नहीं है ना कि मैं यहाँ सीधा जाऊँ फिर इसके आगे जाऊँ, इस तरीके से ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है सीधा। मैं राइट पे जा सकता हूँ या लेफ्ट पे जा सकता हूँ, बस ये ऑप्शन है मेरे पास। तो मेरे पास चॉइस आ गई, क्या आ गई, चॉइस आई कि राइट पे जाओगे या लेफ्ट पे जाओगे, कहाँ जाना है आपने। तो मैं राइट पे अगर गया, मैं इधर से राइट पे गया, लेकिन इधर से मैं लेफ्ट पे चला गया, मैं जैसे चाहूँ मैं जा सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस आ गए, मैं राइट पे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ। तो ये लीनियर नहीं रहा। लीनियर में क्या होता है, एक ही लाइन होती है, आपने आगे जाना है तो सीधे हाथ पे ही जाओ, और कोई जगह ही नहीं है। मतलब
एक डेटा यहाँ पर है, एक डेटा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ, ये आपस में कनेक्टेड है, लिंक लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड है आपस में। तो आपका एक ही रास्ता है, आप सीधे हाथ पे ही जा सकते हो। अगर ऑप्शन ही नहीं है सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ, वो मतलब एक ही लीनियर वे है, आपकी सीधी सीधी एक ही रास्ता है बस। तो ये जो होता है ना, ये लीनियर कहलाता है। लेकिन इसको नॉन लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मल्टीपल वेज आपको मिल जाती है, पर चॉइसेस मिल जाती है। आप यहाँ से राइट पे भी जा सकते हो, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट पे जा सकते हो, अगर यहाँ से लेफ्ट आते हो तो यहाँ से राइट जा सकते हो, यहाँ से लेफ्ट पे जा सकते हो। आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कहा जाता है। आई होप काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो ये पॉइंटर्स होते हैं, राइट चाइल्ड के अलग पॉइंटर होता है, लेफ्ट चाइल्ड के अलग पॉइंटर होता है, और बीच में होता है डेटा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अच्छा, बाकी और देखते हैं, अब ग्राफ को थोड़ा देखते हैं, जैसे कि ग्राफ की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो अ नॉन लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स आल्सो कॉल्ड वर्टिसेस। अगर आपके जो नॉन लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं, जो नॉन लीनियर जो डेटा का कलेक्शन बन रहा है, उनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं। जो कनेक्ट कैसे होते हैं? बाय एजिस, कनेक्टेड बाय एजिस, मतलब उनका रास्ता बना हुआ होता है। अब देखो वो कैसे होता है, हम डिस्कस करते हैं इसको। यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नोड्स। अच्छा, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्री, ये समझे, जो ट्री है ना आपका, ये ग्राफ की ही टाइप है। ग्राफ जो है ना, ग्राफ एक बड़ी जर्नल टर्म है, उसकी जो ट्री है ना, एक सब टाइप आती है। अब ट्री में क्या डिफरेंस था? ट्री में ये डिफरेंस था कि हम अगर इसका जो चाइल्ड है ना यहाँ पे आते थे, ये हिरारिकल रिलेशनशिप बन रहा था, पेरेंट और चाइल्ड वाला। लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं होता है, चाइल्ड भी उसका पेरेंट बन सकता है। मतलब ये इस तरीके से है कि यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो ना, आप नीचे जाते जा रहे हो, आगे जाते हो, वापस मुड़ के नहीं आ सकते हो, वापस पीछे नहीं आ पा रहे हो। ऐसा ही है, मैं वापस बैकवर्ड नहीं आ पा रहा हूँ। मैं आगे जाऊंगा तो आगे ही जाता जाऊंगा, पीछे आने का रास्ता ही नहीं मेरे पास एड्रेस ही नहीं है पिछले वाले नोड का। मतलब कि मैं आगे जाता हूँ, मैं यहाँ से जंप करके नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे वापस ऊपर भी तो जाना है, तो वहां पे मैं जाने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो ये जाने का अगर ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको फिर अगर करना है, अगर ऐसा अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आपको वापस जाने का भी ऑप्शन मिले, क्योंकि आपका सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, आपकी एप्लीकेशन का सिनेरियो, आपका जो सॉफ्टवेयर उसका सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि वहां पे आपको वापस भी जाना पड़ जाता है, तो आप ग्राफ यूज करते हो वहां पे। ग्राफ से आप क्या होता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, जैसा कोई यहाँ जाना चाह रहे हो, अगर उसमें रेंज दी हुई है, यहाँ से यहाँ पे जाना चाह रहे हो, यहाँ भी जा सकते हो। अगर उसमें वर्टिसेस, उसके एजेस दिए हुए, एजेस मतलब रास्ते, अगर रास्ते दिए हुए तो आप जंप मार के वापस उस तरफ भी जा सकते हो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ग्राफ में आती है। ग्राफ में क्या होता है, एक सर्कल टाइप का बन जाता है। क्या बन जाता है? सर्कल। सर्कल मतलब एक आपका बन जाता है, रिपीटेशन हो जाती है नोट्स की, आप राउंड घूमते जाते हो। मतलब कि मैं दोबारा से जरा से इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक नोड है आपका ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, इस नोड से आप इधर जा रहे हो, ये एक नोड आया, फिर आप जा रहे हो इस वाले नोड पे, ठीक है। अब आपने बोला कि, अब आपने कहा कि यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? एक सर्कल बन गया, बन गया ना एक सर्कल। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो अब आपको पता नहीं चला आप रुके या कब, तो इसके लिए हम कंडीशंस लगाते हैं। तो ये जो होता है, एक सर्कुलर आपका पाथ बन जाता है, सर्कुलर पाथ को अलाउ करते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या करता है? अलाउ करता है सर्कुलर पाथ को। लेकिन जब ट्री होता है ना, उसमें सर्कुलर नहीं बनता। अगर आपने सर्कल बना दिया, ट्री मतलब आपने चॉइस रख दिया, आपने ऐसा कर दिया कि ये जो है वापस से इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए, तो ये ग्राफ बन जाएगा। एक चीज आपने टच कर दी, चेंज कर दी, कि वो चाइल्ड जो है वापस अपने पेरेंट को पॉइंट करना शुरू हो जाए, पेरेंट की तरफ चला जाए, या ये चाइल्ड किसी और के पेरेंट की तरफ चला जाए, तो ये ग्राफ बन गया। फिर ये आपका ट्री नहीं रहा। तो ट्री के अगर आपने करना, ट्री की शर्तें होती हैं कि आप सिर्फ हिरारिकल रिलेशनशिप बना सकते हो, कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा सकते हो, चाइल्ड वापस पेरेंट की तरफ नहीं आ सकते। तो ये जो होते हैं, ये मेन पॉइंट है, मेन डिफरेंस है ग्राफ और ट्रीज का, बाइनरी ट्रीज का। तो आई होप ये काफी क्लियर हुआ होगा। तो ग्राफ सिंपल यही है कि उसमें क्या होता है, अलग अलग एजेस होते हैं। अब देखें, ग्राफ में कोई पाबंदी नहीं होती, रास्ते सिर्फ दो रास्ते नहीं होते, उसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ से है, अब मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, मुझे रिलेशन मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का भी, मुझे यहाँ से यहाँ तक का भी मिल रहा है, और मैं यहाँ से वापस से यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो जितने मैं एजेस बनाना चाहूँ ना बना सकता हूँ, मुझे कोई पाबंदी नहीं ग्राफ में। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और मैं इस तरीके से इसका यहाँ से भी रास्ता बना सकता हूँ। रास्ते अलग अलग बना दिए कि मुझे कभी हो सकता है ना, मुझे कभी यहाँ पे काम है, तो मुझे पता चला मुझे यहाँ पे जाना था,
और मुझे यहाँ पे जाना है सीधा हाथ पे, इस वाले नोट पे, लेफ्ट पे नहीं जाना, मुझे इससे प्रीवियस वाले नोट पे जाना है। तो मैं यहाँ से इसका रास्ता बना दिया, एजेस बना दिए। वर्टिसेस आपके लिमिटेड रहेंगे, एजेस आप जितने बनाना चाहो आप बना सकते हो, जितने उसमें पॉसिबल है। तो मतलब एजेस मतलब रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो ये होता है ग्राफ। तो हमने थोड़ा थोड़ा सबको देखा है अभी, अलग काफ़ी डिटेल डेटा स्ट्रक्चर है ये, तो इनमें टाइम लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि थोड़ा क्लियर होता जाए। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके ओके। अब मैं आवाज़ स्टक हो गई थी वॉइस पर्सन में? नहीं स्ट्रक नहीं हुई थी, सही चल रही थी। सही है ना? ओके ओके ग्रेट। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अभी ग्राफ्स का हमने देखा, अभी देखते हैं हैश टेबल्स क्या है। हैश टेबल्स इसको थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं। ये ये हैश टेबल जो है ना, फैजान भाई, एक टाइप पर। हाँ यस सर। हाँ फैजान भाई, ये वो पूछ रहे हैं अपना, हाँ यस हम यस। हमाद, वो पूछ रहे हैं कि ग्राफ का यूज कहाँ होता है बेसिकली। आपकी लेकिन वॉइस ग्राफ का क्लियर नहीं आ यूज, रही है। सॉरी वो हमाद पूछ रहा है कि ग्राफ का यूज किधर होता है, का सवाल है बेसिकली। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मुझे स्टक हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें ना मसला। और ये आप क्लियर है सर? आप बोले सर आप। यस यस। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि हमाद पूछ रहा है, बेसिकली उसका क्वेश्चन है कि ग्राफ कहाँ पे यूज होता है। ओके ओके, ग्राफ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ग्राफ है ना, इस सिनेरियो पे बेस करते हैं आपके ना, कि आपकी जो कंपनी है, अगर वहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब वहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि वहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ, देखिए पहले जब सॉफ्टवेयर बनता है ना, उससे पहले प्लानिंग होती है ना कि उसमें क्या होगा, उसमें हमें कैसा काम चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ज़रूरत है। तो उनको नज़र में रखते हुए अगर ग्राफ का सिनेरियो बनता है, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपको मल्टीपल रास्ते चाहिए होते हैं, आपको वो और ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसा बन जाता है कि आप, जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, बैंक अकाउंट की थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ बैंक अकाउंट नहीं, हाँ सही है, बहुत अच्छी एग्जांपल याद आ गई। फेसबुक है ना, फेसबुक, उसमें आपका क्या होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, या लिंक्डइन है या फेसबुक है, जो देखें आप, उसमें क्या है, आप एक पर्सन है, ठीक है, आप क्या है, आपका एक कनेक्शन है, ठीक है, ये आप है, ठीक है। मैंने एग्जांपल थोड़ी ऐसी बना दी डायग्राम। अच्छा, तो ये आप इस तरीके से है, ठीक है। अब आपके कनेक्शन है, तो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके है 10 फ्रेंड्स का सर्कल है आपका, ठीक है। तो आप इससे भी कनेक्टेड है, आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, फोन उसको पहुंचता है, तो मतलब कनेक्टेड है ना उसके पास साथ। इससे भी कनेक्टेड है, ये आपका अनदर पर्सन है, और ये इससे भी आप कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका एक अनदर पर्सन है। अब ये जो फ्रेंड सर्कल है आपका, ये फ्रेंड जो है, ये आपसे तो कनेक्टेड है ही, मतलब इसमें डबल एज बनता है। देखें ग्राफ में ना चॉइसेस मिलती है, आप डबल एज भी बना सकते हैं, मतलब कि एक ये रास्ता भी है और एक ये वाला रास्ता भी है। इसको वो कहते हैं हम, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, मतलब कि वो होता है कि मल्टी डायरेक्शन, हाँ मल्टी डायरेक्शन, मतलब आप इससे यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं, बिल्कुल ये मैम ने अच्छा बताया। सोशल नेटवर्क्स रोड मैप्स के लिए, बिल्कुल सोशल नेटवर्क जो है आपका सब ग्राफ पे चल रहा होता है, तो यही आपका सोशल नेटवर्क्स है ना। तो ये इस तरीके से भी कनेक्टेड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, यूं। और इस तरीके से जो आप अगर कनेक्टेड है, इस पर्सन, ये पर्सन और पर्सन से कनेक्टेड होगा, यहाँ से कनेक्टेड है। अब हो सकता है ये पर्सन आपसे भी कनेक्टेड हो, ये भी तो होता है ना, हमारी फ्रेंड सजेशन जो आती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड सजेशन क्या होती है, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, तो आप अगर उसको फ्रेंड बना लेते हैं, तो आप उससे भी कनेक्टेड है, वो अपने फ्रेंड से भी कनेक्टेड है, आपका फ्रेंड भी उससे कनेक्टेड है, तो कितने कनेक्शंस बन गए। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये ग्राफ में ही पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर वहां इस्तेमाल होते हैं जहाँ आपका सोशल नेटवर्क या आपका कुछ हो, तो कनेक्शंस पे डिपेंड करता है, तो आप वहाँ ग्राफ को लगाते हैं, यूज करते हैं एल्गोरिथम। तो इस तरीके से वहां पे यूज होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से है। अब बाकी हम आगे चलते हैं फिर। तो ट्रीज का तो आप लोग क्लियर हो गया, आई थिंक कि ट्रीज तो यही था कि
रियल वर्ल्ड में यही एग्जांपल्स हैं। आपका हिरारिकल बनता है, आपका पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप बनता है। जैसे कि एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बड़ा बैंक अकाउंट है, तो उससे छोटे अकाउंट्स हैं, फिर उससे छोटे अकाउंट्स हैं, तो उससे जो है उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक हिरारिकल बन रही है। तो बड़ा अकाउंट है वो उसके साथ है, जॉइंट है। तो इस तरीके से आप वहां पे भी कुछ ट्रीज की इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अरे और क्या क्वेश्चन आए हैं सर? आप क्वेश्चन रीड करेंगे? कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया है कि सर हम एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, तो डीएसए कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है बेसिक? ओके ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही बात है। वहां पे हम फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। वो फ्रेमवर्क आए ही इसलिए है कि आपको, आपके लिए काम आसान हो जाए। अब काम देखें, अब देखें, हाँ सही बात है, आपकी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज है, अब वो तो हमारा काम करके देती है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम उसको बताते हैं कि इस तरीके से हमें चाहिए, तो वो उस तरीके से अरेंज करके दे रहा होता है। लेकिन अब जब बड़ी जो कंपनीज है ना, वो फ्रेमवर्क पे डिपेंड ही नहीं करती है। वो बोलती है हमारा फ्रेमवर्क अपना है, हमारा सब कुछ अपना है, ठीक है। हम जो है चाहते हैं कि हम फ्रेमवर्क पे डिपेंड नहीं करें। क्यों? क्योंकि आप फ्रेमवर्क पे डिपेंड करते हैं ना, तो आपका ये मसला आता है कि फ्रेमवर्क ने जैसे डेटा अरेंजमेंट किया ना, वैसे ही होगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपके हाथ बंद हो गए। एक है, आपको चॉइस ही नहीं है कि आप अगर वहां पे कुछ ऑप्टिमाइज और कर सकते हो। अगर आपको जरा सा कुछ, आपका आपका जो सिनेरियो वो थोड़ा डिफरेंट है, वो फ्रेमवर्क किसी और सिनेरियो के लिए बना था, लेकिन आप वहां पे समझे, एग्जांपल देता हूं मैं, वहां ट्रीज यूज हो रहा है, लेकिन आपको वहां पे लिंक लिस्ट से भी काम हो जाता है आपका। वहां पे आपको जरूरत नहीं थी ट्रीज की, आपने एक्स्ट्रा स्पेस ली, क्योंकि ट्रीज ज्यादा स्पेस लेता है। क्यों? उसका लेफ्ट चाइल्ड भी होता है, राइट चाइल्ड भी होता है। तो जब आप वहां से उसको यूज कर रहे हो, और वहां पे आपको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो अब फ्रेमवर्क जो है ना, वो ट्रीज को ही यूज करेगा, क्योंकि वो बनाया ट्रीज पे था, क्योंकि उससे ट्रीज से लिंक लिस्ट के काम भी हो जाते हैं और ट्रीज वाले काम भी हो जाते हैं। लेकिन आपका जब काम लिंक लिस्ट से हो सकता है, एरे से हो सकता है, तो आपको ट्रीज यूज करने की क्या जरूरत है वहां पे? तो वहां पे वो इस तरीके से आपको सिनेरियो कुछ बन सकता है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब हमारा कोई एक्सेप्ट केस बन जाए, कुछ डिफरेंट केस बने, तो हम वहां अपना खुद से कुछ डिजाइन कर सकें, खुद से बना सके, और फिर वहां पे उसको अप्लाई कर सके। तो आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट। बाकी यही है, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से, बिल्कुल यही बात है। बाकी टीएस से तो हम इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम थिंकिंग स्किल्स बढ़े, सोचने का तरीका बढ़े, अच्छा हो, और हम सॉल्यूशन को जल्दी से ढूंढ लें। देखें, जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपने अपने प्रोडक्ट पे इतनी अहमियत देती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपना नया फ्रेमवर्क बना देती है। अब ये क्या बात, वो अपना नया फ्रेमवर्क ही बना लिया, उनका अपना ही फ्रेमवर्क है, वो अपनी चीज है। मतलब उनको, उनकी प्रोडक्ट उनकी सबसे आगे होती है, सबसे उनकी जो प्रायोरिटी होती है ना, उनकी प्रोडक्ट होती है। जैसे फेसबुक है, उसके लिए फेसबुक सबसे बड़ी चीज है, फ्रेमवर्क तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो एक नया फ्रेमवर्क बना देगा अपनी फेसबुक के लिए, और वो नए नए मल्टीपल बनाते रहेगा, अगर उससे काम फास्ट हो सकता है तो वो जो है ना, नए नए आते रहते हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन है ना, ये वही रहेगी, ये हमेशा यही रहेगी, ठीक है ना, ये नहीं बदलेगी। लेकिन जो नए फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, ये जो चीजें आती है, तो वहां पे वो उस तरीके और फास्ट हो जाता है। तो अगर इस तरीके से होता है ना, तो क्या होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत देखते हैं, जो एप्लीकेशन होती है। तो अगर उसमें 0.1 मिली सेकेंड अगर दूसरे फ्रेमवर्क से इंप्रूव हो सकता है, तो उसको यूज करेंगे। तो 0.1 मिली सेकेंड से, क्यों? क्योंकि बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अगर वहां पे 0.1 मिली सेकेंड अगर वो एक दूसरे फ्रेमवर्क से इंप्रूव हो सकता है, या फिर वहां पे कुछ और इंप्रूवमेंट करके हो सकता है, तो वो करेंगे। उसके लिए नया बंदा भी रख लेंगे, कोई मसला नहीं उनके लिए, उनके लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वो जो है अपनी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम एफिशिएंसी। ओके, तो एल्गोरिथम एफिशिएंसी को हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। और हैश टेबल का थोड़ा देख लेते हैं। हैश टेबल थोड़ा रह गया था, हैश टेबल का थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। हैश टेबल क्या है? टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन stored in an easy to retrieve and efficient manner in the key value method। मतलब देखें, हैश टेबल को ना एज अ मैजिकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। मतलब हैश टेबल को डेटा स्ट्रक्चर, जो कंप्यूटर साइंस की जो है ना, क्या बोलते हैं, कैरियर पे, मतलब कंप्यूटर साइंस की जो पूरी है फाउंडेशन है, उसको हैश टेबल को वहां पे मैजिकल डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। मैजिकल क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि कभी ये काम ऐसे कर देता है
इतने टाइम देने वाले काम ये सेकंड्स के अंदर अंदर कर देता है। मतलब ये भी सिनेरियो बेस्ड है। देखें, हर जगह एचटीएमएल यूज नहीं कर सकते हैं। एक कोई थी मीम आई थी, कुछ था उसमें, वो पूरा रात डेटा स्ट्रक्चर पढ़ता रहता है और फिर जब उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है तो फिर वो इंटरव्यू वाला से कुछ और क्वेश्चन कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है उससे, तो वो बोलता है वी यूज हैश टेबल्स। मतलब एक तरीके से हर जगह वो हैश टेबल्स को डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब सिनेरियो बेस्ड है कि कहाँ पे उसको यूज करना है कहाँ नहीं करना है, ये मैटर करता है। लेकिन जहां पे अगर वो यूज हो सकता है, अगर आपने वहां यूज कर लिया इसको, तो आपका टाइम बहुत बचेगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी कंप्यूटर की, तो उसको कंप्यूटर पावर इतनी कम लगेगी अगर वहां यूज नहीं करते, एरे से काम कर रहे होते, लिंक लिस्ट से काम कर रहे होते, जो कि पूरा ऑफ एंड टाइम, मतलब के मैक्सिमम टाइम लेके काम कर रहा है, अगर वहां इसको यूज कर लिया तो आपको फायदा होता है। अच्छा, हैश टेबल का थोड़ा पढ़ते हैं। तो हैश टेबल इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन एन इजी टू रिट्रीव एंड एफिशिएंट मैनर। हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर जो होती है इजी टू रिट्रीव, आसान होती है हासिल करना, और एफिशिएंट मैनर में उसको अरेंज किया जाता है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर नाम ही यही है, अगर आपने अरेंजमेंट का अलग अलग, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स है। देखिए, ट्री भी एक अरेंजमेंट ही है ना, डेटा को अरेंज कर रहा था अलग, वो अलग तरीके से कर रहा था, हैश टेबल अलग तरीके से कर रहा है, एरे अलग तरीके से कर रहा है, अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है अलग अलग। हैश टेबल क्या है? इजी टू रिट्रीव है, आसानी से हमें वैल्यू को लेके दे देता है और काम करता है, अच्छे तेज तरीके से काम करता है। ठीक है। इन द क्यू वैल्यू मेथड, की वैल्यू मेथड मतलब इसकी कोई ना कोई की होती है और उसी की कुछ वैल्यू होती है। मतलब क्या होता है, अभी हम इसको देखेंगे। कीज आर असाइंड रैंडम इंडेक्सेस वेयर देयर वैल्यूज आर सॉर्टेड इन एन एरे। की जो है ना, असाइन की जाती रैंडम इंडेक्सेस होते हैं, वेयर देयर वैल्यूज आर सॉर्टेड स्टोर्ड इन एन एरे। वैल्यूज जो होती है स्टोर की हो जाती है एरे में, एक एरे ही होती है ये भी, हैश टेबल भी एक एरे होती है, लेकिन उसको चलाते कैसे वो भी हम देखेंगे। द इंडेक्स इज द इंफॉर्मेशन of which where exactly in the array the value is stored। तो इंडेक्स जो है ना, वो इंफॉर्मेशन देता है उसको कि कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम वो उस की को यूज करते हैं, जिससे हमें वो वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो की वैल्यू पेयर है। मतलब क्या है इसका, इसको अगर देखें तो ये है कि की जो है आपकी, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना ले अगर हम, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कुछ ना कुछ कीज है और उनकी वैल्यूज है। ऑलराइट, ठीक है, कुछ ना कुछ कीज है, उनकी वैल्यूज है। तो अगर हम जैसे कि एक की है, जैसे कि है 3, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 है, एक की है 2, उसकी वैल्यू है 1, एक है 9, इसकी वैल्यू है 2। तो अगर आपको ये की पता हो तब वैल्यू को एट अ टाइम एक्सेस कर लोगे। अब ये कहाँ काम आता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पे देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें ये इतना एफिशिएंट काम कर जाता है कि दूसरे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ ले रहे होते हैं, तो इससे ये हमारा काम ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओके, अब हम उसको थोड़ा देखते हैं कि वो कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी अगर एरे है, ठीक है, अब एरे है, अब उसमें कुछ वैल्यूज है, ठीक है, ये मैं कुछ ब्लॉक्स बना देता हूँ लाइन से लीनियरली, ठीक है, एरे है हमारी, इसका नाम है ARR। अब इधर मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ उसको, तो जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे 15, 17 और 12, और अच्छा, मैं 12 को मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 12, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। अब मेरे पास एक एरे है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने इसको वैल्यूज को स्टोर किया। अब इसमें क्या होता है, डिक्शनरी को हम यहाँ डिक्शनरी बोलते हैं हैश टेबल को, वैसे तो केवल टाइप है इसकी, लेकिन वैसे तो हैश टेबल कहते हैं। लेकिन हैश टेबल में क्या होता है, अगर मैं हैश टेबल बनाता हूँ, इसके लिए मैं, अब देखा मुझे काम क्या करना है, पहले मुझे केस सिनेरियो देखना है। केस सिनेरियो क्या है, यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम दी जा रही है जो हमें फाइंड करनी है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें बताना है कि पूरी एरे है, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज किसकी हैं वो बताओ। मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसका डुप्लीकेट यहाँ पर मौजूद है। अब ये क्या करें हम, हमें क्या पता कहाँ पर है डुप्लीकेट। अब फर्ज करें मैं 12 में 7 में लिख दिया, अगर मैं 12 यहाँ पे लिखूं, जैसे कि यहाँ यहाँ पे मैं 8 लिख दूं और 12 को मैं यहाँ लिख दूं,
ठीक है, तो भी ठीक है। तो क्या डुप्लीकेट है ना, 12 का डुप्लीकेट है ना। अब आप मुझे सिर्फ सिंपल एरे में ये काम करके दिखाओ कि आप मुझे बताओ कौन सा वैल्यू है जिसका डुप्लीकेट एरे में मौजूद है। हालांकि एरे तो सॉर्टेड ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन सा वैल्यू कब आ रही है, पहले छोटा बड़ा कुछ ऐसा कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। हमें क्या पता चलेगा कौन सा डुप्लीकेट आई है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर आए, इसको देखा 15 को, फिर हमने देखा 17 को, अभी तक तो कोई डुप्लीकेट नहीं मिला। अब 15 को हमने कहाँ स्टोर करके रखना है, उसके अलग अलग एरे बनाएंगे। चलो आप अलग अलग एरे बना ले, तो फिर कोई स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। 17 को देखा, 17 से मैच नहीं किया, नहीं डुप्लीकेट नहीं है ये। 12 को देखा, अब 12 भी इसके साथ मैच नहीं किया, नहीं डुप्लीकेट नहीं है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ठीक है। 15 करेक्ट है, ओके। यहाँ से आप पूरा ट्रेवर्स कर लिया आपने। 15 को आपने बता दिया भाई ये सिंगल है, इसका कोई डुप्लीकेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपने ये रख दिया। 17 पे आए, 17 का भी इस तरीके से करेंगे, दोबारा ट्रेवर्स करेंगे। अब आपने एक काम करने के लिए कितनी बार ट्रेवर्स करेंगे, जब तक हर किसी के अलग अलग ट्रेवर्स करेंगे, मतलब चलेंगे पूरे एरे पे। ट्रेवर्स मतलब ये होता है पूरे एरे पे आप जाते हैं, ठीक है ना, चेक करते हैं हर वैल्यू को। 17 के लिए आप क्या करेंगे, पूरी एरे में दोबारा ट्रेवर्स कर लें। 12 को मैच करें, अब 17 को यहाँ रखें पहले, 12 को मैच करें, कैसे मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। 8 मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा। 9 हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। 12 हो रहा है, नहीं 12 भी मैच नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है भाई, ये भी सिंगल है, इसका भी कोई डुप्लीकेट मौजूद नहीं है। अब क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट वाले को देखेंगे नहीं, क्योंकि पता है वो वैसे ही सिंगल है, तो उनको तो जरूरत है ही नहीं, आगे वालों को देखो। अब इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोबारा देखो 12 के लिए, अब 8 को आप चेक करो, 8, अब 12 को यहाँ रखो, अब आपको 8 मिलेगा। तो आपने इसके साथ मैच किया 12 को 8 के साथ, क्या ये डुप्लीकेट है, नहीं है। 9 डुप्लीकेट है, नहीं है। अब आया 12, आया 12 मिल गया भाई, ये डुप्लीकेट है। करेक्ट, हमें मिल गया भाई, हमारा डुप्लीकेट मिल गया। हमने बता दिया, क्या बोलेंगे जी, 12 हमारा आंसर है। हम बोलेंगे उसको, जो भी हमसे जिसने हमने क्वेश्चन किया है, जिसने हमसे, हम उसको बोलेंगे 12 हमारा ये आंसर है। तो हमने बता दिया डुप्लीकेट ये था, 12 था। लेकिन ये काम करने के लिए मैंने कंप्यूटेशन पावर कितनी ज्यादा यूज करी। मैं एक दफा ट्रेवर्स करता हूँ, मैं दोबारा उसी एरिया पे ट्रेवर्स करता हूँ, मैं दोबारा उसी एरिया पे ट्रेवर्स करता हूँ। अगर मुझे 12 यहाँ नहीं मिलता, अगर फर्स्ट कर 12 यहाँ होता, तो मैं 8 के लिए भी दोबारा ट्रेवर्स करता, जितने एलिमेंट बच गए थे। 9 के लिए भी दोबारा करता मैं। तो इसी वजह से ये जो आप बार बार ट्रेवर्स कर रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हो, तो आप टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो टाइम आप ज्यादा ले रहे हो, तो इस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए हैश टेबल आया, जिसने इस चीज को सिंगल टाइम में काम करके हमें ये दे दिया। अब उसने कैसे करा ये काम, उसने लेकिन थोड़ी स्पेस ली। अभी स्पेस हमारी वो ही थी, एक एरे ही थी अलग से बस, और कुछ नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस लेंगे, लेकिन टाइम बचा लेंगे अपना। टाइम कैसे बचाएंगे, ये देखें। अब हम दोबारा से करते हैं यही काम, अभी जो काम किया ना हमने, हम यही काम दोबारा करते हैं, लेकिन दूसरे एफिशिएंट तरीके से करते हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से, ठीक है। अब इसको हम वही काम को दोबारा रिपीट करते हैं। ऑल राइट, तो ठीक है। अब मुझे पहले तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस एरे पे ट्रेवर्स करूंगा मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए। एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लूंगा, उस पर मैं मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करता जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि उस पर सबसे पहले मैंने स्टोर किया 15 को, 15 आ गया, ठीक है। अब 17 आ रहा है, तो 15 कट हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा है ना। 12 आया, 12 नहीं आएगा, 17 अपनी जगह पर जाएगा, मैक्स 17 है अभी। 8 आया, 8 को भी नहीं लेगा वो, मतलब इस तरीके से। पहले 15 को देखा तो 15 आया था, 15 को पे 17 आया तो 15 चला गया, 17 आ गया। उसका जो बड़ा एलिमेंट मिलेगा ना, मैं उसको स्टोर करूंगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए पहले तो 12 है, 12 को भी रखूंगा, 8 को भी नहीं रखूंगा, 9 को भी नहीं रखूंगा। और ये मैंने 12 यहाँ क्या लिखा है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, और फिर क्या 12 आएगा, उसको भी नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, मैक्स पे क्या होगा 17। तो अब मैं क्या करूंगा, 17 मेमोरी ब्लॉक्स की एक एरे बना लूंगा। जो भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उसकी मैं क्या बना लूँ, एक मेमोरी बना लूँ, जिसमें मैं 17 वैल्यूज के लिए अलग अलग हो। मतलब ये हो कि जैसे कि उसकी जो की हो ना, की मतलब इंडेक्सेस, ठीक है। देखें, अब इस पे गौर से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 17 है ना, मैं 17 ब्लॉक्स बनाए, जब मैंने कम बनाए, देखिए फर्स्ट करिए 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे इंडेक्सेस जो है ना, काउंटिंग इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये 1 से 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 17 तक बॉक्सेस है, ठीक है। इतनी जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक वो आगे तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है
मुझे फिर आगे आखिरी में 17 वाला भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं हर जब भी मुझे वो वैल्यू मिलेगी ना, मैं उसकी की में इंक्रीमेंट कर दूंगा। सबसे पहले क्या होंगे, सब में 0 होगा, सब में क्या होगा 0 0 0 0, सब में 0। अब क्या हुआ, जब मुझे 15 मिला तो मैं क्या करूंगा, 15 वाले मेमोरी बॉक्स में जाऊंगा, उसका 1 कर दूंगा। अभी यहाँ 15 है नहीं, अगर फर्ज करिए 15 होता, एक मिनट में थोड़ा सा आगे और बॉक्स बना ही देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग से और बॉक्सेस बन जाए, तो यहाँ पे ये एक बॉक्स ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो क्या हुआ, ये 10 11 ये 12 आ गया, ये 13 14 और ये 15, ठीक है। अब मैं 15 वाला पे मेरा 0 था, मैं सबसे पहले 0 था। अब क्या हुआ, अब मैं इसको 1 कर दूंगा कि इंक्रीमेंट हो गया, मुझे एक जगह मिल गया 15, मैंने इसको 1 कर दिया। फिर क्या मिलेगा, फिर मैंने आगे क्या देखा, 17 को देखा, 17 है ही नहीं। और 17 यहाँ पर, हाँ 17 हमें सेल्स बनाने थे, ठीक है, हाँ 17 यहाँ पे बनेगा, 16 और ये 17। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 16 हो गया और ये 17 हो गया, तो 17 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, 15 वाला भी 1 हो गया था, मैं काउंट करता जाऊंगा। और 12 जो है 12 मिला, और 12 को देखो 12 कहाँ पर है, 12 इंडेक्स कौन है भाई, ये है। ओके, इसको भी 1 कर दो। उसके बाद 8 है, 8 को भी 1 कर दो, 8 कहाँ पर है, ये रहा 8, इसको भी 1 कर दो। और फिर क्या करो, 9 जो है 9 को भी 1 कर दो। और इसके बाद 12 जब आपको दोबारा मिलेगा ना, तो आप 12 वाली की को ढूंढोगे, तो 12 की कहाँ पर है, ये रही, तो ऑलरेडी 1 थी, तो उसको आप जब इंक्रीमेंट और करोगे तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसको बढ़ाओगे और तो 2 हो गई। तो आपने देखा, एक दफा ही हमने ट्रेवर्स किया, इस एरे में हमने सिर्फ एक दफा ट्रेवर्स किया और हमें अपना डुप्लीकेट मिल गया। जिस की वैल्यू 2 हुई वही हमारा डुप्लीकेट था। तो आपने यहाँ पे टाइम कैसे बचाया कि आपने उस एरे में बार बार ट्रेवर्स नहीं किया। आप अगर ये एरे में 1 लाख एलिमेंट्स की होती, अभी तो ये छोटी सी नजर आ रही है तो हमने खुद से जल्दी जल्दी कर लिया। अगर ये 1 लाख एलिमेंट्स की मैं एरे बना दूं और मैं वहां ट्रेवर्स करने बैठ जाऊं, तो ये तो मैं बार बार एक एरे पे ट्रेवर्स करता रहूंगा, 1 लाख पे 1 लाख दफा ट्रेवर्स करूंगा ऑलमोस्ट। तो कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज हो रही है। और यहाँ पे मैंने हैश टेबल बना दिया, तो मैं एक दफा हैश मैप बना लूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उसके हिसाब का इतना बना दूंगा जगह। और वहां पे मैं सबकी कीज को वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, जो जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसकी की बन जाएगी, इसकी की हो जाएगी। ये जो वैल्यूज है ना, ये इसकी कीज है, इसके इंडेक्सेस है। तो उसको मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, तो जैसे ही मुझे वो इंक्रीमेंट होगा मैं फॉर्म बना दूंगा, ये डुप्लीकेट आ गया। तो यही बात है, हैश टेबल आपका काम, इसलिए इसको मैजिकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है कि ये आपका मैजिकली टाइम बहुत बचा देता है, बहुत टाइम बचाता है ये। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये। तो यहाँ पे सिनेरियोस होते हैं, सिनेरियोस के हिसाब से होता है। तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये बहुत फायदा देता है, बहुत हमारे टाइम को बचाता है। तो स्पेस ले लेता है लेकिन टाइम को बहुत बचाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से तो हम इसको हैश टेबल को यूज करते हैं। आई होप काफी क्लियर होगा। ओके, तो नहीं 2.5 आवर सेशन नहीं है, आई थिंक 2 आवर का ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा देख लेते हैं। अब टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम ये देखें। हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, अब टाइम और स्पेस के बारे में बात करना शुरू हो गए। जैसे ही हमारा शुरू हुआ डेटा स्ट्रक्चर, हम टाइम और स्पेस की बात करना शुरू हुआ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर है ही टाइम और स्पेस, इसी पे ही चल रहा होता है ये सारा। कभी ये टाइम बचाएगा, कभी ये टाइम बचाएगा, कभी ये डेटा स्ट्रक्चर टाइम बचा रहा होगा, कभी कोई स्पेस बचा रहा होगा, कभी दोनों को बचा रहा होगा, कभी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा। स्पेस को जैसे कॉम्प्रोमाइज किया हमने एचटीएमएल में, क्या किया, स्पेस को कॉम्प्रोमाइज किया, अलग से एक स्पेस लेनी पड़ी, हमें अलग से एक एरे बनानी पड़ी। तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन टाइम बचा लिया वहां पे। तो यही दोनों चीजों पर ही हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर चलता रहेगा और इसीलिए यही सर्कल पे घूमता रहता है। मतलब कि कभी ये बचाएगा, कभी ये टाइम बचाएगा, कभी वो बचाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम कर रहे होते हैं ना, जो लीड कोड या कोई भी प्लेटफॉर्म में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे हम यही चीजों को देख रहे होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हमें ऑप्टिमाइजेशन का पता चले, हमें कब कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो उन सिनेरियोज के लिए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, measures how the runtime of an algorithm scales with input size। कि आपका जो इनपुट साइज है उसके हिसाब से आप अगर रन टाइम मालूम करना चाहते हो, कि जैसे कि आपका इनपुट साइज का मतलब ये है कि आपने एक एरे दी है, ठीक है, आपने एक
प्रोग्रामर को एक एरे दी, प्रोग्राम में आपने एक एरे दी, 10 एलिमेंट्स की एरे थी, तो साइज कितनी है, 10 एलिमेंट्स है। अगर आपका कोई ऑपरेशन है वो टाइम जो ले रहा है वो 10 ही ले रहा है, मतलब 10 सेकंड्स ले रहा है। 10 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, सेकंड्स तो लेता ही नहीं है, वो तो मिली सेकंड्स तो माइक्रो सेकंड्स में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर वो फर्ज करे 10 सेकंड्स ले रहा है एक एरे में काम करने के लिए, तो वो 10 सेकंड्स जो है आपका कितने इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि वो 10 ऑपरेशंस करेगा, मतलब ऑपरेशंस 10 ऑपरेशंस करता है। अगर आपकी इनपुट साइज 10, देखिए मैं एग्जांपल देते हैं, देखें इस तरीके से कि अगर आपकी एक एरे है वो 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब 10 एलिमेंट्स है, इसमें कितने 10 एलिमेंट्स, ये एक एरे है, इसमें 10 वैल्यूज पड़ी हुई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस पर ट्रेवर्स करना है। तो अगर मेरी इनपुट साइज 10 की है, 10 एलिमेंट्स की, तो मैं 10 दफा ट्रेवर्स करूंगा, मुझे एक एक सेकंड लगेगा, एक एक ऑपरेशन लगेगा। जैसे कि इसको मैंने पहले देखा, इस पे क्या पड़ा हुआ है, इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, इसको चेक किया। तो अगर मेरे 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर, तो मैं 100 ऑपरेशंस करूंगा, तो मैं 100 वैल्यूज को ट्रेवर्स करूंगा, मतलब ये बहुत बड़ी एरे बन जाएगी, आगे तक जाएगी ये। 100 है, 1 लाख है, तो 1 लाख ऑपरेशन मुझे करने पड़ रहे हैं। तो जितना आपकी इनपुट की साइज है उतने ही आपको ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाती है। मतलब आपका एन जितना डेटा है उतना ही आपको टाइम लग रहा है, तो आपका ऑफ एन इसको कहते हैं कि आपका इतना ही आपको टाइम लग रहा है और आप इतने ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे, इतने आपको हैं, रिक्वायरमेंट है इतने ऑपरेशन की, जितने एलिमेंट्स डेटा की साइज, जितने एलिमेंट्स हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस मेजर स्पेस यूसेज ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब आपके एल्गोरिथम जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि 10 एलिमेंट्स की है तो आपको 10 की स्पेस और चाहिए होती है, 20 एलिमेंट्स है 20 की स्पेस और चाहिए, 30 है तो 30 की स्पेस और चाहिए। तो ये जो है ना आपकी स्पेस बढ़ती जा रही है, जितना इनपुट की साइज बढ़ रही है, जितना 1 लाख एलिमेंट्स का डेटा आ गया आपके पास, तो आपकी 1 लाख की स्पेस आप अलग से लेते हो। तो ये जो आप कर रहे हो ना, तो ये ऑफ एन स्पेस हो गई कि आपके इनपुट पे आपकी डिपेंड कर रहा है। इस वजह से अगर आपके इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप स्पेस एक्स्ट्रा ले ही नहीं रहे हो, वही स्पेस है, वही उसी पे काम कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट स्पेस कहा जाता है। अभी वो आगे देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। बिग, अभी बिग ओ नोटेशन को हम देखेंगे कि ये बिग ओ नोटेशन क्या होता है। ओके, तो कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस के कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको हमने पता करना होता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कॉमन इजाजत यही इस्तेमाल हो रही होती है ना, ये बहुत कॉमन है ये। तो जैसा कि ये O ऑफ 1, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम, कि आपका जो है टाइम कांस्टेंट लग रहा है, इनपुट पे आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका हमेशा उतना ही टाइम लगता है जितना भी इनपुट, चाहे आपका 10 एलिमेंट्स का इनपुट हो, चाहे 1 करोड़ एलिमेंट्स का इनपुट हो, आपका टाइम उतना ही लग रहा है, इतनी ऑपरेशन करते हो आप। आपका फिक्स है 5 ऑपरेशन, ठीक है। 1 करोड़ एलिमेंट में भी आप 5 ऑपरेशन करते हो, 10 एलिमेंट में भी आप 5 ऑपरेशन करते हो, तो आपका कांस्टेंट टाइम, आप O ऑफ 1 टाइम में काम कर रहे हो। आपका एल्गोरिथम O ऑफ 1 टाइम में काम करता है, कांस्टेंट टाइम। सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, कांस्टेंट टाइम सबसे अच्छा, क्योंकि वो इनपुट डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इनपुट इतना ज्यादा हो जाता है तो भी उतना ही टाइम देता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट टाइम कहा जाता है। फिर से थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम कौन लेते हैं, O ऑफ log n। O ऑफ log n का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक टाइम। इसका मतलब क्या है, इसके लिए थोड़ा हमें बेस सिनेरियो देखने पड़ेंगे थोड़े, एल्गोरिथम्स के मतलब के स्ट्रक्चर बना के थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे लॉग एन टाइम ये होता है कि आप है ना लॉगरिथमिक टाइम लेते हो, मतलब कि 100 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है, तो आप उसको पहले क्या करते हो, 100 एलिमेंट्स है ना आपके पास, तो अब आप उसका हाफ कर दो, 50 एलिमेंट्स रह गए। आप एक ऑपरेशन कर रहे हो, 100 के बाद 50 हो जाता है, 50 के बाद 25 हो जाता है, फिर आप 25 एलिमेंट्स पे देखते हो, फिर आप 12 एलिमेंट्स पे देखते हो। तो आप कितनी जल्दी अपने एलिमेंट पे पहुंचते जा रहे हो। 100 एलिमेंट है पहले, उसके बाद आपको पता चल गया मुझे किस तरफ जाना है, मुझे लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है। आप राइट पे जाना चाह रहे हो तो आप राइट पे आ जाते हो। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके वेट अ मिनट, मैं थोड़ी ड्राइंग बना के भी थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 100 एलिमेंट्स की एरे है, ठीक है, और इसमें 100 एलिमेंट्स है। अब यहाँ 100 एलिमेंट्स हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने करा ये 100 एलिमेंट्स है, अब आपका ऑपरेशन है, तो आप क्या करते हो, आपको एक टारगेट चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, आपको पता है वो कहाँ है, मतलब हाफ पे आप डिवाइड करते हो एरे।
ये हम देखेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, थोड़ा सा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे थोड़ा, तो हम ये चीज़ों को बहुत गहराई में देखेंगे। तो ये हाफ हो जाता है। तो अब आप यहाँ 50 एलिमेंट्स यहाँ है, 50 यहाँ पर है, तो ये लेफ्ट पे देखेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे और हाफ कर देगा, फिर यहाँ पे देखेगा। तो ये इसको अपना टारगेट फौरन मिल जाता है। ओ ऑफ एन टाइम में नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि ओ ऑफ एन का मतलब ये होता है कि सब एलिमेंट पे आप ट्रेवर्स करो, ये सब पे ट्रेवर्स नहीं कर रहा, ये हाफ पे डिवाइड करते पता कर लेते हैं तो सीधा हाथ वाली पार्ट पे जाना है या लेफ्ट वाले पार्ट पे जाना है, तो लेफ्ट वाले पार्ट पे देखता है, तो वो राइट वाले पार्ट पे देखता है। इस तरीके से वो ये हाफ देख, पहले इस तरीके से किया, मैंने ड्राइंग ओके। देखें अगर पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने हाफ डिवाइड किया, ठीक है। अब मुझे पता है 50 एलिमेंट यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है। अब यहाँ पे मैं हाफ कर दूं तो 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है। पहले मैं क्या गया, पहले मैं लेफ्ट पे गया, इस पार्ट पे आया। अब मैं इस पार्ट को डिवाइड किया, अब मैं इस पार्ट पे देखूंगा, इस वाले पार्ट पे। अब इस पार्ट पे देखा, इसको भी हाफ कर दिया, अब मैंने इधर अपनी वैल्यू को ढूंढ लिया। तो ये जो टाइम है, मैं सब एलिमेंट को नहीं देखा, मैं इस सबको स्किप कर दिया। देखा, इस सबको मैंने स्किप कर दिया, तो इनको मैं देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया, इस पे ऑपरेशन लगाया ही नहीं मैंने तो पीछे वाले पार्ट पे देखा, तो उसका भी आधा कर दिया, ये भी नहीं देखे, ये ऑपरेशन भी स्किप कर दिए। तो ये जो आपने इतने स्किप किए ना, ये आपने अच्छा किया, एल्गोरिथम आपका एफिशिएंट हुआ, लेकिन ये भी सिनेरियो बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका लॉग एन टाइम लगेगा। ये लॉग एन टाइम, एंड टाइम नहीं, लॉग एन टाइम है, क्योंकि आप बताए आप लॉग निकालेंगे ना, अगर लॉग 1 करोड़ का अगर आप लॉग निकालते हैं तो वो आई थिंक वो 30 के बराबर आता है। 1 करोड़ वैल्यू इतनी बड़ी है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना वो 30 के बराबर आएगा, 30 ऑपरेशन लगेगा। 1 करोड़ का डेटा होगा ना आपका, वहां से 30 ऑपरेशन लगेंगे आप। अगर आपका डेटा 8 होते हैं एलिमेंट्स, तो 2 ऑपरेशन होंगे, लेकिन 30 अगर 1 करोड़ भी है, इतने ज्यादा है, तो आपके सिर्फ 30 ऑपरेशन लगेंगे। तो इससे तो हमारा टाइम बहुत, बिल्कुल टाइम बहुत बच गया हमारा। तो यही तो बात है ना डेटा स्ट्रक्चर्स की, जब तो है कि आपके एक इतने बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो ये हम लोग फेसबुक वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ये कितना फास्ट चलते हैं, हालांकि इसको एट अ टाइम बिलियन पीपल यूज कर रहे होते हैं, करोड़ों लोग एक साथ यूज कर रहे होते हैं, फिर भी ये फास्ट चलता है, हमें कभी नहीं रुकता है ये। हम भी जब भी इंटरनेट चेक कर रहे हो तो हम गूगल खोल के देखते हैं। हम गूगल खोल के क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें भरोसा होता है ये कभी नहीं रुकेगा। हमारी और एप्लीकेशन रुक जाएंगी, फिर मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का एलएमएस रुक जाएगा, कि गूगल नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो इतना फास्ट काम करता है, उसका उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उसकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वहां पे, जिन्होंने उनको बनाया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं है ना। तो जब तो उन्होंने इस तरीके से अच्छा बनाया कि वो पता होता है कि ये फास्ट ही काम करेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। हमारा इंटरनेट रुक सकता है, ये नहीं रुकेगा, ये हमें गारंटी होती है। तो यही बात है। तो यही चीज होती है क्वालिटी की ना। तो इसीलिए बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से आप क्वालिटी कोड लिखते हो ना, एफिशिएंट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और क्या था पॉइंट? ओके, अभी और नोटेशन देख रहे थे आप। तो वेट अ मिनट, ओके सही। तो यहाँ पे अब ऑफ लॉग इन टाइम देख लिया, अब ऑफ एंड टाइम को तो हम देख चुके हैं। सब एलिमेंट्स पे आप ट्रेवर्स कर जाओ, 1 लाख एलिमेंट तो 1 लाख पे ट्रेवर्स करो, 1 करोड़ तो 1 करोड़ पे ट्रेवर्स करो, वो तो सिंपल इनपुट पे डिपेंड करे, जितना इनपुट उतना ज्यादा ऑपरेशन। ओ ऑफ लॉग लॉग लीनियर टाइम, एक लॉग लीनियर टाइम भी होता है, मतलब ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन। मतलब आपको 1 करोड़ एलिमेंट्स हैं, तो 1 करोड़ ऑपरेशन लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 करोड़ ऑपरेशन लग रहे हैं आपके 1 करोड़ एलिमेंट्स पे, आपके 30 करोड़ ऑपरेशन। मतलब इनपुट साइड से ज्यादा आपके ऑपरेशन लगते हैं। तो ये कब होता है? जब हम ये आपने देखोगे, सुना होगा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है हमारे, जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, जैसे कि आपके वो हैं क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इन सबको हम पढ़ेंगे। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और आपका वो है हीप सॉर्ट है, ये सब ऑफ एंड लॉग एन टाइम पे काम करते हैं। तो ये जो है ना, ये एफिशिएंट कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑफ एन स्क्वायर टाइम पे काम नहीं करते, एन स्क्वायर होते हैं, और एक एफ ऑफ एन लॉग एन होता है, दोनों डिफरेंट है। तो इन सबको हम देखेंगे। और एक्सपोनेंशियल टाइम होता है ओ ऑफ 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, मतलब 2 की पावर पे उसका टाइम चल रहा होता है, तो बढ़ता रहता है। 2 की पावर से कितनी ज्यादा हो जाती है, अगर 2 की पावर आप 32 लिखते हो तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है आपके पास, 40 लिखते हो तो और बड़ी आती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा वर्स्ट केस मानी जाती है, बहुत वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। 2 की पावर एन ऑफ एन स्क्वायर, ये वर्स्ट मानी जाती है। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर को। क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? कि मैथ्स में पता होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऑफ जो उसका फॉर्मूला होता है ना उसका, तो उसमें एक स्क्वायर में होती है, फिर एक सिंगल होती है, और एक कांस्टेंट होता है। तो इसी वजह से इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, कि स्क्वायर वाली टाइम क्वाड्रेटिक आती है। और ऑफ एन फैक्टोरियल वर्स्ट टाइम, ये सबसे वर्स्ट है।
एंड फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल में आपको पता है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। मतलब आपका 5 अगर इनपुट साइज है आपकी तो आप 120 ऑपरेशन कर रहे हो, कितने ज्यादा है, मतलब इनपुट आपकी सिर्फ 5 साइज की थी, आप 120 ऑपरेशन कर रहे हो उस पर। तो ये भी देखना पड़ता है, कभी कभी ये भी लगानी पड़ जाती है, लेकिन वो हमने करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, अगर वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है और पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है कांस्टेंट टाइम के लिए ऑफ 1 है, लॉगरिथमिक टाइम ऑफ log n टाइम, जैसे कि लीनियर है ऑफ n। ये ग्राफ मतलब ये बता रहा है जितना ग्राफ का आपका ये नीचे बन रहा है ना वो ज्यादा अच्छा है, कांस्टेंट देखे सबसे अच्छा है ऑफ 1 टाइम, फिर थोड़ा ऊपर जाता जा रहा है, लॉगरिथमिक आता है, फिर लीनियर आता है, ये आपके इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहे हैं ना असल में ये लोग। और कंप्यूटेशनल, देखिए कंप्यूटेशन ये मेन चीज है, इनपुट साइज तो आपकी बढ़ती रहेगी, इन कंप्यूटेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, देखें कांस्टेंट में बढ़ी ही नहीं, कंप्यूटेशन उतनी ही रही, सिंगल लाइन। बाकी जो है लॉगरिथमिक टाइम हो गया तो उसमें कंप्यूटेशन बढ़ गई थोड़ी सी, बट देखिए देखिए लॉगरिथमिक टाइम का भी आप देखें log n, जिसमें 1 करोड़ की एग्जांपल दी ना आपको, सिर्फ 30 ऑपरेशन, मतलब ये है एक इनपुट साइज है तो इतना टाइम, ठीक है बढ़ रहा है, फिर स्ट्रेट हो जाता है, फिर बिल्कुल सीधा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो 1 करोड़ में भी वो सिर्फ 30 ऑपरेशन करता है इतना बड़े डेटा में, तो ये इस तरीके से हो जाता है। ओके, तो ऑफ लॉग लीनियर टाइम है, जैसे कि ये ऑफ n log n, और क्वाड्रेटिक टाइम है ये और बढ़ता जा रहा है, पोलिनोमियल टाइम आ जाता है वो तो और ज्यादा हो गया, एक्सपोनेंशियल और वर्स्ट केस। तो इस तरीके से ये का ग्राफ है। तो एक्टिविटी एक है कि एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोवाइडेड लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, कि आपने अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है लीनियर सर्च की और बाइनरी सर्च की, वो आप कैसे बताओगे। तो ये आप लोग सर्च कीजिएगा, बाकी मैंने भी काफी इसको एक्सप्लेन किया है, बाइनरी सर्च की यही था जो आपने डिवाइड किया था 50-50 डिवाइड करे जा रहे थे, वो बाइनरी सर्च ही था। और लीनियर सर्च वो ऑफ एन टाइम जो हम पूरा करते हैं, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप थोड़ा सर्च कीजिएगा ताकि आप लोग की लर्निंग हो, थोड़ा आप उसको करें, तो बाकी उसको आप बताइएगा फिर नेक्स्ट क्लास में कि ये क्या है इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, और बताइएगा क्यों है, रीजन भी बताइएगा, बाइनरी सर्च की ये वाली क्यों है, लीनियर की ये क्यों है। तो आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, आज अच्छा सेशन किया होगा, मजा आया होगा कुछ ना कुछ। बाकी ये है व्हाट इज द वर्स्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। वर्स्ट केस टाइप वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर सर्च की, ये भी हमने बतानी है, क्वेश्चन है। और हाउ डज बाइनरी सर्च अचीव ओ ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप एक्सप्लेन कर कीजिएगा कि लीनियर जो है टाइम, लीनियर सर्च में हमारा वर्स्ट टाइम क्या लग रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट टाइम, मतलब वर्स्ट मतलब ये होता है सबसे खराब, ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम, कुछ केसेस होते हैं जिससे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है, कुछ केसेस में नहीं लगता। जैसा कि आपको फर्स्ट करें, आपको ढूंढना है 20 नंबर को, ठीक है अपनी एरे में, तो आपको वो 3-4 ऑपरेशन के बाद ही 20 मिल जाते हैं, तो आप वहीं रुक जाते हो, आगे जाते ही नहीं हो आप, वो तो आपका अच्छा केस हो गया। वर्स्ट केस मतलब आप पूरी एरे के एंड तक चले जाओ, आपको 20 मिले ही ना, पूरी एरे आपने छान मारी, आपने पूरा ऑपरेशन लगा दिया उसमें, आपको 20 मिला ही नहीं पूरी एरे में, तो आपको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी वो 20 को ढूंढने में। तो इसलिए तो केस वर्स्ट केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। और बाइनरी सर्च में हमारा ऑफ लॉग एन टाइम लगता है, चाहे वर्स्ट केस हो या अच्छा केस हो, तो क्यों लगता है ये आप बताइएगा, ठीक है। तो ये आप जरा उसकी एक्टिविटी कीजिएगा खुद से, अपने लिए कीजिएगा, ताकि आपको ही फायदा होगा, समझ आएगा और कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा वो मिल जाएगी चीजें इसके बारे में, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ओके सर वलीद, आप चले परफेक्ट परफेक्ट। बाकी नेक्स्ट सेशन हमारा उसके रिलेटेड है, स्टैक्स वगैरह के रिलेटेड, राइट? यस यस सर बिल्कुल, हम थोड़ा एरे को देखेंगे, थोड़ा सा उसको हाँ, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी देखेंगे, फिर हम स्टैक यूज पे आएंगे बिल्कुल। तो ये हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोग की मोस्टली डिमांड ये थी कि हम लोग कोडिंग वगैरह, यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग यानी कल कोडिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, कल से इंशाल्लाह हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, हम पूरा इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, एरे को भी इंप्लीमेंट करेंगे, डायनेमिक एरे देखेंगे, डायनेमिक एरे क्या होता है, तो उसके बाद हम फिर स्टैक क्यूज को देखेंगे ना, ताकि हमें पता चलता रहे क्या चीज़ है ये। चले गाइस, फिर वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को, सेशन को। आई होप आप लोगों को कुछ तो अच्छा इंट्रोडक्शन मिला हो, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, कोई डरने वगैरह वाली वो नहीं है, बात नहीं है, बिकॉज आगे 5 सेशंस हैं, 4 सेशंस हैं इस तरीके के, जिसमें आपको फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। जो थ्योरी थी वो हमने इसी में करवा दी एक सेशन, अब जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आएगा जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होंगी और एक्टिविटीज, कोई कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ों से देखा जाएगा।
ठीक है। अच्छा ये थोड़े से Q&As अगर वैसे Yes, जिसको yes. जो जाना चाहता है वो चला जाए, और जिसको रुक के Q&As वगैरह करने हैं लेकिन आज कोई मसला नहीं है। वेट लेट मी अनम्यूट यू ऑल। ओके गाइस, यू कैन यूज योर माइक्स नाउ। जिसको सवाल पूछना है एक एक करके हैंड रेज करके दे कैन आस्क। शादेब यस। शहबाज बोले। हेलो। किसी को सवाल पूछना है या किसी को भी नहीं सवाल पूछना, तो फिर हम वाइंड अप करते हैं, मसला नहीं है। माइक ऑन करके अनम्यूट नहीं हो रहा यार। अलाउ तो किया आप लोग के सबके माइक माइक खुले में। चेक करें अपने पास देखें। चलें फिर फैजान भाई, आई डोंट थिंक सो इनके पास कोई ज़्यादा सवाल हैं। इंशाल्लाह कल जब ये लोग प्रैक्टिकली देखेंगे चीज़ें तो मोस्ट प्रोबेबली सवाल जवाब ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. अरे Yes, आया yes. सवाल आया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो एप्रिसिएशन सर फैज़ान के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और जितनी देर वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से वो पौने 2 घंटे वो लगातार बोलते रहे। तो ये काफ़ी अच्छा सेशन था, हमने एंजॉय किया और इंशाल्लाह आपसे और भी सीखेंगे। और मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको एप्रिसिएशन के लिए मैंने माइक अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी चलें फैजान भाई, वाइंड अप करते हैं हम लोग। गाइस आप लोग लीव कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you for everyone for joining.